हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश मौर्य और हम लोग यहां का केमिस्ट्री का बहुत ही क्विक रिवीजन कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग यहां पर जो टॉपिक लेके आए हैं वो है फिजिकल का एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोल्यूशन। तो आज हम लोग यहां पर सोल्यूशन का रिवीजन करने वाले हैं, बहुत ही फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो देखते हैं यहां पर जल्दी से थोड़ा सा बेसिक कवर करते हैं, उसके बाद आते हैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन होता क्या है। सोल्यूशन के बारे में यहाँ पर बताया गया, अगर दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से ऐसे अधिक सब्सटेंस लेते हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। यहाँ से समझना, यहाँ पर दो या दो से अधिक ऐसे सब्सटेंस जो केमिकली क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्शंस नहीं करते हैं और मिल करके एक होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। मान लिया ए और बी नाम का यहाँ पर दो कंपाउंड हम ले करके चलते हैं, ठीक है, ए और बी, ये आपस में रिएक्शन नहीं करते, लेकिन इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो वहाँ पर एक होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाता है, होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है और इसी मिक्सचर को हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो एक चीज़ याद रहे, पूरे चैप्टर में कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होने वाली है। समझ में आया सबको? कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी, बस एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में क्या हो जाएगा, घुलेगा, मिलेगा, ठीक है, बस यही सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। कहा गया कि अगर हम लोग बात करें इसमें से किसी एक सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, किसी एक को हम लोग यहाँ पर सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से किसी को सोल्यूट कहा जाएगा, किसी को सॉल्वेंट कहा जाएगा। मान लिया इसको हम लोग ए वाले को क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सोल्यूट, और बी वाले को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। अब सवाल ये आता है, चलो ठीक है, हमने यहाँ पर तो कह दिया, लेकिन सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड होता है। कहा गया मैक्सिमम केसेस में, बात सुनो यहाँ पर, मैक्सिमम केसेस में क्या हो जाता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसी को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। ये मैक्सिमम केसेस में होता है, लेकिन ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता है, ये याद रखना, मैक्सिमम केसेस में अप्लीकेबल होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर। मान लिया हम लोग क्या करते हैं, एक शुगर का सोल्यूशन लेते हैं, शुगर लेते हैं 60% और इसके साथ हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर, वाटर लेते हैं, वाटर है 40%, ठीक है। ये दोनों मिलता है, इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है और मिलाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, सिरप सोल्यूशन बनता है, ठीक है। सिरप का एक सोल्यूशन बन जाता है एक्वस फॉर्म में। और आपसे पूछा गया कि ये बताओ यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है। आपने कहा कि शुगर की मात्रा 60% है, वाटर की मात्रा क्या है, 40% है। तो इन दोनों में से किसको हम लोग क्या बोले, सॉल्वेंट किसको बोले। आपको पता है शुगर का मतलब क्या, ये सॉलिड होता है और ये क्या हो जाता है, आप बताओगे, ये एक्वस होता है। तो इन दोनों में से किसको कहा जाए कि सोल्यूट है, किसको कहा जाए सॉल्वेंट। तो अगर आप वही पुराना कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, जिसकी मात्रा अधिक है वो सॉल्वेंट होगा, जिसकी मात्रा कम है वो सोल्यूट होगा, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, वाटर यहाँ पर भी भले 40% लेकर के चले हैं, ये हमारा क्या काम करता है, यहाँ पर सॉल्वेंट का काम करता है और ये हमारा सोल्यूट का काम करता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जिसकी मात्रा कम वो सोल्यूट, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो, शुगर आपका सॉलिड फॉर्म में था और वाटर आपका क्या था, एक्वस फॉर्म में था। इन दोनों को मिलाया गया जो सिरप सोल्यूशन बना वो एक्वस फॉर्म में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो फाइनल सोल्यूशन बना है, इसकी फिजिकल अवस्था या फिर कहा जाए इसकी फिजिकल स्टेट किससे मैच करती है, क्या वो सॉलिड बना है फिजिकल स्टेट फाइनल सोल्यूशन का, नहीं, वो कैसा बना है, एक्वस बना है। तो फिजिकल स्टेट सोल्यूशन की दोनों में से जिस सॉल्वेंट से मिलेगी हम लोग उसको क्या कहते हैं, दोनों में से जिस कंपोनेंट से मिलेगा उसी को हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे, भले उसकी मात्रा ज़्यादा हो या फिर कम हो। समझ में आया? क्योंकि ये भी फाइनल सोल्यूशन एक्वस बनता है और आपको पता है इन दोनों में से एक्वस कौन है, वाटर है। तो आप कहोगे फाइनल सोल्यूशन किस नेचर का बन रहा है, उस बेसिस पे भी हम लोग वहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। समझ में आया? और एक और एग्जांपल की बात करते हैं। अगर मान लिया हमने क्या किया, अल्कोहल लिया, अल्कोहल लिया और अल्कोहल हमारा यहाँ पर मान लिया ये क्या लेते हैं हम लोग, ये 20 ml लेते हैं अल्कोहल और इसको क्या कहते हैं, वाटर में मिलाते हैं और वाटर हमारा क्या हो जाता है, 40 ml होता है, ठीक है। अगर हमसे यहाँ पर पूछा जाए फाइनल सॉल्यूशन किस नेचर का होगा, आप बताओगे जो भी सॉल्यूशन होगा वो भी एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है, एक्वस फॉर्म में होगा। और आपसे पूछा जाए इन दोनों में से बताओ कौन सॉल्वेंट है कौन सोल्यूट है, आपको बताया अल्कोहल भी क्या हो जाएगा, ये भी एक्वस होगा, ठीक है, वाटर भी क्या हो जाता है, ये भी एक्वस होता है। तो कहने का मतलब दोनों एक्वस फॉर्म में है। तो इस कंडीशन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट कहलाएगा और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएगा,
सोल्यूट कहलाएगा। तो अल्कोहल सोल्यूट होगा क्योंकि ये 20 ml ही यूज़ किया गया है, वाटर सॉल्वेंट होगा क्योंकि ये 40 ml यूज़ किया गया। दोनों की फिजिकल स्टेट सेम थी और बताया गया फाइनल सोल्यूशन की भी फिजिकल स्टेट क्या कर जाती है, दोनों से मैच करती है। इस कंडीशन में जिसकी मात्रा ज़्यादा वो सॉल्वेंट होगा। लेकिन अगर मान लिया दोनों की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो आप बताओगे, मैंने कहा था क्या बनाते हो, होमोजीनियस मिक्सचर। भले ही इनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट थी, मिलने के बाद एक ही नेचर का वहां पर क्या हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। तो इसीलिए बताया गया भले ये सॉलिड थे ये एक्वस थे, लेकिन मिलने के बाद सोल्यूशन बना तो सबके क्या हो गए, वहां पर एक्वस हो गए। तो बताया गया अगर डिफरेंट फिजिकल स्टेट है तो फाइनल सॉल्वेंट सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी जिससे मैच करेगी वही आपका वहां पर सॉल्वेंट होगा। ये बात आपको ध्यान देना है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, मान लिया हमारा कोई यहाँ पर एक सोल्यूशन है, ठीक है, कोई भी एक सोल्यूशन है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर के कोई होमोजेनियस मिक्सचर बना होगा यहाँ पर। फिर आपसे कहा गया इस सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। सॉल्यूशन को क्या करना है, वहाँ पर कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनाना है। ये एक सॉल्यूशन था, कहा गया इससे भी आप यहाँ पर एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है। तो क्या किया जाए, कंसंट्रेट का मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन बनाना है। तो आपको बताइए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप बताओगे यहाँ पर हम लोग क्या ऐड करते जाए उस सॉल्यूशन में, सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट की मात्रा को आप ऐड करते चले जाओ, वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट होता चला जाता है, ठीक है। फिर बताया गया अगर इसी सॉल्यूशन को आपको पहुँचाना है किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप खुद बताओ। आपको बताइए इसे हमको क्या करना है, क्या ऐड करना है इस बार, आप बताओगे सॉल्वेंट को ऐड करना है। किसी भी सॉल्यूशन में अगर क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, मतलब उसको गाढ़ा करते चले जा रहे हैं, मतलब उसको हम लोग कंसंट्रेट करते चले जा रहे हैं। अगर उसी में क्या करते हैं सॉल्यूशन लोग वाटर को या फिर कह सकते हैं जो भी हमारा सॉल्वेंट है उसकी मात्रा को बढ़ाते चले जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, आप बताओगे वो डाइल्यूट होता चला जाता है। समझ में आया, ये सारी बहुत ही बेसिक बातें हो गई। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वान्टिटीज़ के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आपसे कहा जाएगा, मान लिया एक ए है कोई कंपोनेंट और एक बी है। ए को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर, मान लिया ए हमारा क्या है, सोल्यूट है, ये हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट है, ठीक है। ये दोनों मिल करके किसी सॉल्यूशन में हैं, ठीक है, किसी सॉल्यूशन के अंदर ये पड़े हुए हैं और आपसे कहा जाएगा बताओ ए के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा वो पूरे सॉल्यूशन में। तो हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर ए सोल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर कैसे मोल फ्रैक्शन को निकाला जाता है मैं आपको बताऊँ। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे मान लिया ए का जो वेट है, ठीक है, जो भी उसका मास है, भार है, वो WA है, और यहाँ पर बी वाले का मैंने कहा ये क्या हो जाता है, WB, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, जो भी कंपोनेंट होगा उसका MA, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या हो जाएगा, MB हो जाता है। अब आपसे कहा जाएगा मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मोल के बारे में। तो बताओ ए के मोल कितने हो जाएंगे, आप कहोगे ए का मास अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे बी के अगर मोल की बात करते हैं तो आप क्या बताओगे, यहाँ पर आप बताओगे बी के मास अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ पर इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है, मोल्स वगैरह के बारे में, क्योंकि आपको मोल के बारे में पता होना चाहिए। अगर मोल की बात करते हैं तो उसके लिए आपको मास और मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, और याद रखना मोल फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ पर x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताता है यहाँ पर मोल की परसेंटेज के बारे में बताएगा, यहाँ पर रेशियो बताता है एक। अगर आपसे कहा जाए ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा तो आप बताओगे, जिसका भी मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा जाए, जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछा जाए आप बताओगे उसके मोल अपान सॉल्यूशन के टोटल मोल। अच्छा, वो सॉल्यूशन में कौन कौन है, ए और बी है, तो सबसे पहले अगर ए का मोल फ्रैक्शन देखना है तो आप बताओगे ए के मोल अपान सॉल्यूशन के टोटल मोल, मतलब Na प्लस NB। तो आप ऐसा कर दोगे तो ए का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। उस सॉल्यूशन में ए के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, ठीक है, मोल प्रभास कितने हैं इसके, तो हाँ तो हमसे पूछा जाए तो हम बताओगे ए का मोल फ्रैक्शन, ए का मोल अपान सॉल्यूशन का टोटल मोल। ऐसे अगर हमसे कह दिया जाए बी का मोल फ्रैक्शन क्या निकल के आएगा तो वहाँ पर हम लोग क्या कहने वाले हैं, कहेंगे यहाँ पर बी का मोल, जिसका भी पूछा जाए मोल फ्रैक्शन, एक सिंपल सा तरीका, उसके मोल अपान सॉल्यूशन के टोटल मोल, और सॉल्यूशन में कौन है, ए और बी के मोल है। तो कहने का मतलब अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कहा गया बी के मोल सॉल्यूशन के टोटल मोल। और अगली बात हम लोग कहते हैं यहाँ पर, कहा गया चाहे यहाँ पर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हो मायने नहीं रखता है। खास करके आपके जो चैप्टर में रहता है वो खास करके बाइनरी सॉल्यूशन का ही कॉन्सेप्ट वहाँ पर चलता है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब वहाँ पर केवल 2 कंपोनेंट मिलकर के किसी सॉल्यूशन को बना रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर
यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी याद रखना, मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है ऑलवेज कितना होता है, वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए मोल फ्रैक्शन A का प्लस मोल फ्रैक्शन B का, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक इक्वल किसके हो जाते हैं, ये 1 के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब एक चीज़ यहाँ पर या आपको समझ में आता होगा, ये जब दोनों जुड़ता है तब जाकर के 1 के बराबर होता है। इसका मतलब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी मोल फ्रैक्शन होगा चाहे A का चाहे B का, उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी। ठीक है, 0 से ज़्यादा हो जाएगी, आप कह सकते हो 0 से ज़्यादा हो जाएगा और 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलेगा यहाँ पर। ऐसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ऐसे अगर XB की बात करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, 0 से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन कम किससे होगा, 1 से कम हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर चलेगा कि जब भी हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं वो 0 से ज़्यादा होगा और 1 से कम होगा, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट वहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर 2 लेके चल रहा हो सकता है, वहाँ पर 3 होते हैं A B C, तो वहाँ पर हम कहते हैं XA प्लस XB प्लस XC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। तो कहने का मतलब अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाए, कुछ सॉल्वेंट है, कोई सॉल्वेंट है, कोई सोल्यूट है, इनके बारे में अगर मास मॉलिक्यूलर वेट के बारे में जानकारी दी जाए तो आपको क्या करना वहाँ पर, आप बताओगे हम लोग वहाँ पर मोल फ्रैक्शन को मोल अपॉन टोटल मोल से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि चलो ठीक है, आपको इस बार हम एक कंटेनर दे रहे हैं, ठीक है, ये कोई एक कंटेनर है, यहाँ पर गैसेस दे रहे हैं A B C, 3 गैसेस हैं। ठीक है, और मान लिया यहाँ पर गैस A जो है, इसके द्वारा लगने वाला प्रेशर पूरे कंटेनर में वो PA है, और B के द्वारा इस कंटेनर B अपने हिस्से के बराबर क्या करता है, अपनी वजह से कितना प्रेशर अप्लाई करता है, आप बताओगे PB। C कितना अपनी वजह से प्रेशर अप्लाई करता है, आप बताओगे PC। अगर ये गैसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर मासेस दिया गया, यहाँ पर आपको प्रेशर दिया जाएगा। ठीक है, गैसेस का वहाँ पर पार्शियल प्रेशर दिया जाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा इस कंटेनर के ऊपर, टोटल कितना प्रेशर लग रहा है, आप बताओ। ये 3 लोग मिलकर लगा रहे हैं, ये PA, ये PB, ये PC, तो टोटल प्रेशर बराबर PA प्लस PB प्लस PC आ जाता है। समझ में आ रहा है सबको, ये आपका टोटल प्रेशर। चलिए टोटल प्रेशर हो गया, लेकिन हम तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना। अगर हमसे कहा जाए बताओ A गैस का मोल फ्रैक्शन, पूरे इस कंपाउंड में A गैस का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, एक सिंपल सा आप बताओगे A के द्वारा लगने वाला प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, ऐसे अगर XB की बात किया जाए, B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, और आपको बताया यहाँ पर गैसेस दिया गया, उनका प्रेशर दिया गया है, तो आप बताओगे यहाँ पर B के द्वारा लगने वाला प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। ऐसे अगर मोल फ्रैक्शन C का पूछा जाए कि भैया बताओ यहाँ पर पूरे कंटेनर में C की वजह से कितना मोल फ्रैक्शन है, प्रेशर नहीं, कितना मोल फ्रैक्शन है, तो आप बताओगे C के द्वारा लगने वाला प्रेशर कितना है, PC अपॉन टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, PD। तो कहने का मतलब अगर गैस के टर्म में है तो वहाँ पर क्या करना है, एक के द्वारा जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। अगर आपसे मास वगैरह मोल का कॉन्सेप्ट दिया गया है, वहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकाला जाए तो जिसका मोल फ्रैक्शन कहा जाए उसके मोल अपॉन सोल्यूशन के टोटल मोल। ऐसे हम लोग मोल फ्रैक्शन को समझते हैं। समझ में आया सबको। चलिए यहाँ पर अगली क्वांटिटी की बात करते हैं। यहाँ पर बताया गया मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, अभी आप मोल फ्रैक्शन यहाँ पर पढ़ चुके हैं, मोलैलिटी की हम लोग बात करते हैं। इसको पहले एक सिंपल से हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया यहाँ पर क्या करते हैं, 1 किलोग्राम का कोई सॉल्वेंट है, याद रखना यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 kg का कोई क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट है। ठीक है, 1 किलोग्राम का यहाँ पर सॉल्वेंट लिखे चलते हैं, और इस 1 किलोग्राम के सॉल्वेंट में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान लिया कोई सोल्यूट प्रेजेंट है, ये क्या है यहाँ पर सोल्यूट। तो 1 किलोग्राम का सॉल्वेंट है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर मोल सोल्यूट के प्रेजेंट हैं। ठीक है, और जितने भी मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ले लो, उस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के जितने भी मोल प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी मोलैलिटी कहते हैं। याद रखना है यहाँ पर एक सिंपल सा डेफिनेशन, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट उपस्थित सोल्यूट के मोल के नंबर को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, मोलैलिटी। जैसे मान लिया 1 किलोग्राम सॉल्वेंट था और सोल्यूट के मोल के नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने बना दिए समझने के लिए। तो यहाँ पर मान लिया सोल्यूट के मोल के नंबर कितने थे, अब बताओगे सोल्यूट के मोल के नंबर यहाँ पर 6 थे, 6 मोल सोल्यूट था 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो आपसे पूछा जाए इस सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी, यहाँ पर मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी, तो आप बताओगे इसकी मोलैलिटी क्या हो जाएगी,
अगर 1 किलोग्राम का सॉल्वेंट है तो मोलैलिटी किसके बराबर हो जाता है, जो भी सॉल्यूट के मोल है। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन ये चलता है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट के मोल के नंबर को ही मोलैलिटी कहा जाता है। जैसे कि हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर A है और यहाँ पर ये B है। A हमारा यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है, और B हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट है। ठीक है, इसका जो मास यहाँ पर दिया गया है WA, मॉलिक्यूलर वेट MA, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसका जो मास है MB और मॉलिक्यूलर वेट क्या है यहाँ पर WB और MB है। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। अगर हम मोल की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इतना दिया गया, इतना तो बहुत है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अभी आपने कहा मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अपान यहाँ पर बताया गया मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन किस में होना चाहिए, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम होना चाहिए, यही तो बताया। अगर यहाँ पर इसको 1 किलोग्राम कर दिया तो मोलैलिटी किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर यही निकल के आता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या रखते हैं हम लोग, पुट करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। किसका मोल होना चाहिए, सॉल्यूट का मोल। तो आप बताओ कि इसका मतलब यहाँ पर Na की बात कर रहा है अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। क्या माने यहाँ पर हम लोग, WB। ठीक है, इसको WB माने हैं और 1 किलोग्राम में, तो ये आ जाता है। इसको और आगे बढ़ाएं, अगर A के मोल की बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, मास अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इनटू WB, और ये हमेशा किलोग्राम में ही रहेगा, हमेशा किलोग्राम में रहेगा। अगर मान लिया यहाँ पर आपको किलोग्राम में नहीं मिल रहा है तो हम लोग उसको किलोग्राम में बदलेंगे, WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB। अगर ये हमको ग्राम में देता है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राम को चेंज करने के लिए किलोग्राम में 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर। तो ओवरऑल आपको समझ में आता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, WA इंटू 1000 अपान ME इंटू WB, और ये ग्राम में है तब। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पर फॉर्मूला, अगर किलोग्राम में दिया गया है WB मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है उसका मास अगर किलोग्राम में दिया है तो WA अपान MA इंटू WB हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर मोलैलिटी का फॉर्मूला, जो कि बहुत सिंपल सा तरीका है यहाँ पर। ठीक है, बस एक चीज याद रहे, जो WB है वो किसका मास है, सॉल्यूशन का नहीं है, वो सॉल्वेंट का मास है। किसका मास है, सॉल्वेंट का मास, जिसको हम लोग हमेशा किलोग्राम में रखते हैं। समझ में आया सबको। चलिए यहाँ पर एक मोलैलिटी का क्वेश्चन लोग करते हैं, एम्स में आया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। कहा गया द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको बताएं यहाँ पर ग्लूकोज किसकी तरह काम करने वाला है, एक सॉल्यूट की तरह काम करेगा। तो कहने का मतलब WA जो हमारा सॉल्यूट, जैसे मैंने वहाँ पर माना WA कितना दिया गया, यहाँ पर 18 ग्राम दिया गया, और वाटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब कि WB वो कितना दिया गया आपको, उसका वेट दिया गया 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम यहाँ पर वाटर यूज़ किया गया, और आपसे पूछा गया यहाँ पर मोलैलिटी बताओ। तो आप खुद सोचो, यहाँ पर मोलैलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, सॉल्यूट का मास अगर यहाँ पर ग्राम में है तो हम कहेंगे 1000 अपान सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉल्वेंट का मास। ठीक है, ऐसा हो गया। ये ग्राम में दिया था तो हमने क्या किया, इसीलिए ऊपर से 1000 से गुणा कर दिया। फॉर्मूले को यहाँ पर जल्दी से पुट किया और यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो WA कितना आया, आप बताओगे 18 ग्राम हुआ इंटू 1000। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं MA की वैल्यू की बात करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 180 होता है। इंटू यहाँ पर कितना दिया गया है, आपको बताया यहाँ पर 500 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 1/5 आएगा। 1/5 का मतलब कितना आ जाएगा, आप बताओगे 0.2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस सोल्यूशन की मोलैलिटी निकल के आती है 0.2 मोलल। अच्छा, आपको पता है 0.2 मोलल का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेके चलते हैं, वहाँ पर सोल्यूट का मोल कितना होगा, 0.2 आएगा। ठीक है, सोल्यूट के मोल कितने प्रेजेंट होंगे, केवल 0.2 मोल वहाँ पर सोल्यूट का प्रेजेंट होगा। समझ में आया सबको।
चलिए हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या क्या सीख चुके हैं। हम लोग यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के बारे में भी सीख चुके हैं और यहाँ पर मोलैलिटी के बारे में भी सीख चुके हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी फॉर अ बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब यहाँ पर केवल दो कंपोनेंट मिल करके उस सोल्यूशन को बना रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे करते हैं, यहाँ पर देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ये रिलेशन आपको याद ही रखना है। यहाँ पर कहा गया अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल स्मॉल m का मतलब यहाँ पर मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू यहाँ पर बताया गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ठीक है, ये चलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर मोलैलिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन, तो बताया गया बाइनरी सोल्यूशन है, दो कंपोनेंट है, तो यहाँ पर पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अपॉन दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, ये किसके बराबर हो जाएगा, सोल्यूशन की मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000। ठीक है, इसके बराबर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, कहा गया इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.25, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर आपको बताया गया है एक्वस सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्लूकोज आपका यहाँ पर सोल्यूट, और एक्वस का मतलब क्या, वाटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया XA मतलब ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन आपका बताया गया 0.25, और यहाँ पर XB की बात करते हैं तो आपको बताओ कितना निकल के आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर XA की वैल्यू 0.25 है तो यहाँ पर 1 से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, अब बताओगे 0.75, और ये किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का। ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का आ जाता है। और आपको बताया यहाँ पर ये चीज़ें पता चल गई, मोलैलिटी पूछा जा रहा है, उस फॉर्मूले को रखते हैं। अब बताओ यहाँ पर 0.25 अपान यहाँ पर 0.75 बराबर m। अच्छा बताओ यहाँ पर पूछा गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, एक्वस सोल्यूशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर आपका यहाँ पर सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट मतलब वाटर का कितना 18 होता है, अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और ये कैंसिल होगा, आपको पता है यहाँ पर कितना आ जाएगा 55.55 आ जाता है। मोलैलिटी निकालना है तो मोलैलिटी बराबर क्या आ जाएगा 55.55 अपान यहाँ पर कितना 3, और आपको बताएं यहाँ पर 18 × 54 मतलब 18 के ऊपर वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पर, और वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 18.52। तो मोलैलिटी कितनी निकल के आएगी यहाँ पर 18.52 यहाँ पर निकल के आएगा, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अब बताओगे बी वाला, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 18 से ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर 54 होता तो 18 आता, लेकिन 54 से थोड़ा ज़्यादा है, 55 है समथिंग करके, तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी से रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर हम लोग अगली क्वांटिटी देते हैं जिसका नाम मोलैरिटी है। मोलैरिटी के बारे में बात करते हैं, इसको भी ध्यान से समझते हैं हम लोग। यहाँ पर बताया गया इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जो हमारा होगा 1 लीटर का सॉल्यूशन होगा, ध्यान समझना 1 लीटर का एक सॉल्यूशन है। मैं सॉल्वेंट नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ये मायने रखता है यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले जो मैंने इसी टाइप का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था मोलैलिटी का, वहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम का सॉल्वेंट लिया था। यहाँ पर हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं। मान लिया 1 लीटर का कोई सॉल्यूशन है, और वहाँ पर उपस्थित सोल्यूट के मोलों के नंबर को ही क्या कहते हैं, ये जो मैं यहाँ पर डॉट डॉट ऐसा दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मोल ऑफ सोल्यूट्स हैं। ठीक है, सोल्यूट के मोल हैं। तो बताया गया यहाँ पर 1 लीटर का कोई सोल्यूशन बनाओ, सोल्यूशन बनाना, उसमें सोल्यूट के जितने भी मोल प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी के नाम से जानते हैं, और मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए कहा गया कैपिटल M बराबर हो जाता है N किसका, सोल्यूट, A। पूरे अब चैप्टर में जहाँ पर हम लोग A लिखेंगे वो सोल्यूट को बताएगा, जहाँ पर B होगा वो सॉल्वेंट को बताएगा। ठीक है, NA अपान V, V क्या हो जाएगा, अब बताओगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और किस में होगा, ये पूरा लीटर में हो जाएगा, N अपान V। इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, WA अपान MA इनटू V, और V हमारा किस में होगा, लीटर में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए वॉल्यूम आपका ml में दिया गया है, तो आप क्या करोगे, WA इंटू 1000 अपान यहाँ पर MA इंटू वॉल्यूम इन ml।
अगर वॉल्यूम ml में है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर वॉल्यूम आपका लीटर में होना चाहिए। लीटर में नहीं दिया है तो लीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर मोलैलिटी। एक सिंपल सी परिभाषा, यहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सोल्यूट के मोल के नंबर को ही यहाँ पर मोलैलिटी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अगर रिलेशन की, हमसे कह दिया जाए अब रिलेशन बताओ, रिलेशन बिटवीन, हमसे कहा था यहाँ पर स्मॉल m एंड कैपिटल M। स्मॉल m क्या होता है, मोलैलिटी, कैपिटल M क्या हो जाता है, मोलैरिटी। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन, तो आप बताओगे स्मॉल m बराबर आ जाएगा कैपिटल M अपॉन D माइनस कैपिटल M इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ, याद रखना है यहाँ पर इस बार मैं सोल्यूट लिख रहा हूँ, सोल्यूट का मॉलिकुलर वेट अपॉन यहाँ पर 1000, ठीक है। ये चलता है फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना पड़ेगा इसका रिलेशन। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर मोलैलिटी बराबर मोलैरिटी अपॉन डी माइनस, ठीक है, डी माइनस कैपिटल M मतलब फिर से मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे भाषा में बनाते हैं। आपको पता है यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 डी माइनस M इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन सॉल्यूट अपॉन फिर से 1000 आ जाएगा। इसको सही से लिखते हैं और वही आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप बताओगे ये ऐसा बन जाएगा 1000 M अपॉन 1000 D माइनस कैपिटल M इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ऐसे आता है यहाँ पर क्वेश्चन। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 1000 M 1000 इंटू M अपॉन 1000 D माइनस M क्या है यहाँ पर, आप बताओगे मोलैरिटी है, इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये रिलेशन आ जाता है मोलैलिटी का मोलैरिटी के साथ, मोलैरिटी का मोलैलिटी के साथ। और याद रहे यहाँ पर जो मैंने D लिखा है ये क्या है, डेंसिटी, ठीक है, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन की डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें तो आपको पता है, कैपिटल M मोलैरिटी है, स्मॉल m मोलैलिटी है और मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर लिखा गया। समझ में आया सबको यहाँ पर इसका रिलेशन। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस रिलेशन पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताइएगा डेंसिटी ऑफ 2.05 मोलर सोल्यूशन, कहने का मतलब एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी को यहाँ पर बताया गया 2.05 है। सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है इन वाटर, एसिटिक एसिड को वाटर में डाला गया, इज डेंसिटी वहाँ पर कितना बताया गया, यहाँ पर स्मॉल d की वैल्यू 1.02 है। द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, स्मॉल m के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग इसको। तो हमको पता है मोलैरिटी का मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी भी आई, मोलैरिटी भी आई, तो तुरंत इसका फॉर्मूला लिखो, इसका रिलेशन लिखो। आपको पता है यहाँ पर 1000 M अपॉन 1000 D माइनस कैपिटल M इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ किसका, सोल्यूट का, ठीक है, सोल्यूट का, ठीक है, ये आ जाता है। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, बताना यहाँ पर 1000 हुआ इंटू कैपिटल M की वैल्यू 2.05 आ जाता है, और यहाँ पर क्या करना है 1000 इंटू स्मॉल d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.02, फिर माइनस मोलैरिटी दिया गया 2.05 इंटू मॉलिकुलर वेट सोल्यूट। आपको पता है यहाँ पर वाटर हमारा सॉल्वेंट की तरह काम करेगा और एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, एक सोल्यूट की तरह काम करता है। और एसिटिक एसिड का भी यहाँ पर कितना आ जाता है मॉलिकुलर वेट, आप देखोगे यहाँ पर 60 आता है, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपको सॉल्व करके देखना है, यहाँ पर 2.28 के आसपास आएगा। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है जो मैंने आपको यहाँ पर रिलेशन बताया, ठीक है, रिलेशन, क्योंकि कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए वहाँ पर मोलैरिटी भी बात कर रहा है और मोलैरिटी दोनों के बारे में बात किया गया है, डेंसिटी भी दिया गया है, तो जाहिर सी बात है अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप वहाँ पर इसको आसानी से नहीं कर सकते। तो ये समझ में आया सबको। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर वेपर प्रेशर और लिक्विड की बात करते हैं। अगर किसी लिक्विड के हम लोग वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, फिजिकल स्टेट के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। देखो यहाँ पर कोई रिएक्शंस नहीं होने वाली। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लिया कोई लिक्विड है यहाँ पर है और ये लिक्विड क्या करता है, ठीक है, इवोपरेट होता है, ठीक है, ये क्या करता है अपना वेपर बनाता है। यहाँ पर हमने एक क्लोज कंटेनर यहाँ पर लिया है, ये क्या करता है अपनी सरफेस पे क्या करता है यहाँ से इवोपरेट होता है, ऐसे ऊपर जाता है,
ठीक है। और जाहिर सी बात है, आपको पता है ये क्या होगा, जब बाहर नहीं निकल पाएगा उसके बाद क्या करेगा, ये वापस आएगा, ठीक है, ऊपर यहाँ पर इस वॉल से टक्कर करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ठंडा होगा। जैसे लिक्विड ठंडा हो जाएगा ये क्या करेगा, फिर से इसी वाटर में आकर के ऐसे गिर जाएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर गिरने लगता है। तो हम लोग एक बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपको वेपर प्रेशर को समझना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए। एक ऐसी अवस्था आएगी, शुरू में क्या हो जाएगा, इवोपरेशन का रेट काफ़ी तेज़ होगा, ये लिक्विड क्या करेगा, अपनी वेपर को बनाएगा, फिर ये क्या हो जाएगी, वेपर कंडेंस होकर के ऐसे नीचे गिरती रहेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिस रेट से ये इवोपरेट ऊपर की तरफ जा रहा है, उसी रेट से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो गैसेस है, जो यहाँ पर वेपर फॉर्म हो, कंडेंस होकर के नीचे गिरेगी। इसी अवस्था को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम की अवस्था के नाम से जानते हैं। मान लिया ये ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं, इसके रेट को मैंने फॉरवर्ड RF बोला, और ये डाउन हो रहा है, इसको हमने कहा RB। तो आप क्या बताओगे यहाँ पर, R या फिर इक्वल क्या हो जाएगा, RB। एक ऐसी अवस्था के बारे में हमें इंतजार करना होगा अगर आपको वेपर प्रेशर के बारे में समझना है, ठीक है। इवोपरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट सेम हो तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या होता है बताते हैं। जब इवोपरेशन और कंडेंसेशन का रेट यहाँ पर सेम है तो उस कंडीशन में आप बात करोगे, जो यहाँ पर वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस के ऊपर जितना भी टक्कर अप्लाई करते हैं, जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, कौन सी कंडीशन में, जब यहाँ पर फिजिकल स्टेट बन जाता है, रेट दोनों के सेम हो जाते हैं, उस कंडीशन में आप बताओगे वेपर के मॉलिक्यूल इस लिक्विड की ऊपरी सतह पर जितना दबाव डालते हैं, जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। समझ में आया आपको, यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वेपर प्रेशर किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किन किन बातों पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आपसे कहा जाए क्या वेपर प्रेशर अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग बात करते हैं क्या ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर बताइए क्या ये सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप बात करो, यहाँ पर कहा गया आप चाहे 1 लीटर लेके चलो, चाहे 10 लीटर का कोई भी आप वहाँ पर सॉल्वेंट लेकर के चलो, वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। दोनों ही केस में इसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो सेम आने वाला है। तो कहने का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जितना आपने 1 लीटर के लिए देखा उतना ही आपको 10 लीटर के लिए भी वही वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर बताइएगा अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम बनी हुई है, अभी आपने मेजर कर लिया, मान लिया आपको यहाँ पर जो भी वेपर प्रेशर मिलता है वो P0 मिलता है, ठीक है, अभी अभी आपने मेजर किया, और क्या करते हैं 1 घंटे बाद आप घूम के आते हैं, ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे बाद आते हैं और आप इसको फिर से मेजर करते हैं। अगर वहाँ पर फिजिकल इक्विलिब्रियम बनी हुई है तो बताया गया वहाँ पर वेपर प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं होगा, अभी जितना है 1 घंटे बाद भी उतना होगा, 2 घंटे बाद भी उतना होगा। तो कहने का मतलब समय या फिर टाइम के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। फिर बात करते हैं सरफेस एरिया। तो कहा गया आप कोई भी बर्तन लेकर के चलो, ठीक है, चाहे वहाँ पर वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, ठीक है, चाहे वो ऐसा हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर लिक्विड को भर दिया है, इसके वेपर प्रेशर को यहाँ पर आपने मेज़र किया, तो तीनों ही केस में वेपर प्रेशर सेम आता है। वो क्या करता है, वहाँ पर सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब वेपर प्रेशर ना तो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, ना तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ना तो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब सवाल आता है किसके ऊपर डिपेंड करता होगा, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। बताया गया यहाँ पर फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 कहा गया यहाँ पर वेपर प्रेशर जो हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्वर्सली होता है। कैसे, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर कोई एक लिक्विड था, इस बीकर में भरा हुआ था, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्ड से बने हुए थे, ठीक है, एक दूसरे के बीच में यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसा हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत अच्छा है। अब अगर आपको पता है इसको आपको हीट करना है और आप चाहते हैं ये वेपर बनाए, तो जाहिर सी बात है वेपर कब बनता है, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को छोड़ेगा, ठीक है, वो दूर दूर होंगे तो वो गैसेस फॉर्म में जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, जब इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ही टाइटली बंधे हुए हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वेपर बहुत ही कम बनाएंगे, बहुत ही कम वेपर बनाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत कम। जब वेपर कम तो वेपर प्रेशर भी कम। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक दूसरा लिक्विड है, ऐसे कुछ है, ठीक है, वहाँ पर इनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन काफ़ी कम है,
ठीक है, उनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन काफ़ी कम है। और अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको पता है ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, ये बहुत सारी वेपर जनरेट करेंगे, और बहुत सारी वेपर जनरेट हुआ तो आपको पता है वेपर ज़्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है, वेपर ही तो कर रहा है। लिक्विड की सरफेस पे कौन अप्लाई कर रहा है, वेपर प्रेशर, वेपर ही अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पर वेपर ज़्यादा बनेगा वहाँ पर वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर वेपर कम होगा वहाँ पर वेपर प्रेशर कम होगा। समझ में आया सबको, ये चीज़ें हो गई। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नेचर के बारे में, अगर नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया। इसके अलावा अगर टेम्परेचर की बात कर लें हम लोग, नेचर तो इसका समझ में आया आपको यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर टेम्परेचर। तो याद रखना, अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो कहा गया वेपर प्रेशर जो हो जाता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्यों हो जाता है आपको पता है, कोई एक लिक्विड था, आप उसको हीट कर रहे थे, अभी थोड़ा बहुत उसकी वेपर निकल रहे थे, आपने टेम्परेचर को और बढ़ाया, और ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो और भी ज़्यादा वहाँ पर इवोपरेशन कराएगा, वेपोराइजेशन कराएगा। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा आप उसको हीट करोगे, टेम्परेचर दोगे, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर के क्या हो जाता है, डायरेक्ट, आप बताओगे वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या हो जाता है, इनवर्सली हो जाता है। तो वेपर प्रेशर के बारे में ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको यहाँ पर समझना था। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। और राउल्ट्स लॉ का यहाँ पर हम लोग दो केस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हेन सॉल्यूट एंड सॉलिड बोथ आर लिक्विड। ठीक है, जो सॉल्यूट लेकर के चल रहे हैं, जो सॉल्वेंट लेकर चल रहे हैं, और दोनों के दोनों अगर लिक्विड होते हैं तो जैसे मान लिया यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था पूरे चैप्टर में, ए को हम लोग क्या कहने वाले हैं, सॉल्यूट, और यहाँ पर बी वाले को हम लोग सॉल्वेंट कहने वाले हैं। और मान लिया दोनों के दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है, वो लिक्विड स्टेट में, और इन दोनों को क्या किया, आपस में मिलाते हैं। ठीक है, एक नया बीकर लाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को मिला दिया जाता है। ठीक है, इसी में मिला करके दोनों को मिला दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये अलग था, प्योर फॉर्म में है, और ये बी वाला प्योर फॉर्म में था। ये क्या बन जाता है आपका, यहाँ पर एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। मान लिया ये प्योर फॉर्म में था, तो प्योर फॉर्म में ए का जो प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर था वो PA0 था, और जो यहाँ पर बी है, क्योंकि दोनों लिक्विड हैं, दोनों क्या करेंगे, वेपर जनरेट करेंगे, और वेपर जनरेट होगा तो वहाँ पर वेपर प्रेशर भी अप्लाई होगा। इसको लोग कहते हैं PB0। ठीक है, आप बताओगे यहाँ पर बी के द्वारा लगने वाला प्रेशर है, यहाँ पर वेपर प्रेशर ये हुआ। और मान लेते हैं यहाँ पर जो ए के मोल होंगे वो कितना हो जाएगा, Na, और यहाँ पर जो बी का मोल होगा वो NB हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मिला करके यहाँ पर सोल्यूशन तैयार कर लिया, और सोल्यूशन हुआ तो सोल्यूशन में आपको पता है वहाँ पर भी A भी मिल जाएगा और B भी मिल जाता है। और यहाँ पर मान लेते हैं सोल्यूशन का जो प्रेशर है, यहाँ पर वेपर प्रेशर, वो क्या हो जाता है, यहाँ पर PS हो जाता है। और बताइए यहाँ पर सोल्यूशन में आपको पता है A और B दोनों हैं। अगर हमसे कहा जाए A के मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे सोल्यूशन में, मैंने आपको पहले बताया जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाए उसके मोल अपान सोल्यूशन के टोटल मोल करना था। ठीक है, कर दिया यहाँ पर। चलिए अगर हमसे कहा जाए यहाँ पर B के मोल फ्रैक्शन बताओ इस सोल्यूशन में कितना होगा, आपने कहा B के मोल अपान सोल्यूशन के टोटल मोल कर देना यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर आपको पता है ये सोल्यूशन बना हुआ है, और याद रखना यहाँ पर हम लोग पूरा हमेशा क्लोज कंटेनर की ही बात करेंगे। यहाँ पर ये हुआ, दोनों मिले हुए, और यहाँ पर क्या हो जाता है, लिक्विड है तो ये क्या करे, अपनी वेपर को जनरेट करेगा, और इस वेपर की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर A भी अपने वेपर फॉर्म में जाएगा, B भी अपने वेपर फॉर्म में जाएगा, A भी है यहाँ पर और B भी है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में भी है, और वो जब वेपर बनाएगा तो वेपर फॉर्म में भी चला जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बात ये करते हैं, अगर कोई वेपर है तो वो वेपर प्रेशर अप्लाई करेगा। अगर आपसे कहा जाए ए बताओ कितना वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है इस कंटेनर के ऊपर, अब बताओ ए के द्वारा लगने वाले वेपर प्रेशर को हमने कहा यहाँ पर PA। अब यहाँ पर बी की बात करते हैं, तो बी के द्वारा लगने वाले प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, PB। और ध्यान रखना है यहाँ पर जब कोई अकेला होता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर नॉट का यूज़ करते हैं, PA0 PB0, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में होता है। और ये सोल्यूशन है, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक से ज़्यादा लोग प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम लोग नॉट नहीं यूज़ करते हैं, यहाँ पर PA और PB यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं PA और PB है क्या, तो इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ए के द्वारा लगने वाला पार्शियल प्रेशर। बी की बात करते हैं, यहाँ पर PB जो मैंने लिखा है, आप बताओगे ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, ऐसा हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो ये पूरा सेटअप आपको पता होना चाहिए, तब हम लोग यहाँ पर राउल्ट्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो कहा गया दो सॉल्युबल यहाँ पर क्या लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, ए और बी लेते हैं। यहाँ पर इनिशियल वेपर प्रेशर PA0 और यहाँ पर मोल के नंबर Na, PB0 NB मिला दिया, मोल फ्रैक्शन XA XB बताया, और यहाँ पर जो इस सोल्यूशन का प्रेशर होगा वेपर प्रेशर उसको मैंने यहाँ पर PS लिख दिया है, और यहाँ पर बताया
ए के द्वारा लगने वाला प्रेशर, ये मिक्सचर हो चुका है, मिक्सचर के अंदर ए के द्वारा लगने वाले प्रेशर को पीए कहा, बी के द्वारा लगने वाले को पीबी कहा। ठीक है, पूरा सेटअप हो गया। अब सवाल ये आता है, अब समझना है आपको, राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करना है। राउल्ट्स ने क्या बताया कोई भी एक सोल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में है तो वहाँ पर ए के द्वारा, अगर हमसे पूछा जाए ए के द्वारा लगने वाला प्रेशर क्या होगा, जिसको कहते हैं ए का पार्शियल प्रेशर। इन्होंने कहा ए का पार्शियल प्रेशर क्या करेगा, ए के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे ही बताया गया जो बी का पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप बताओगे, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो कहा गया किसी भी सोल्यूशन में किसी भी एक कंपोनेंट के द्वारा लगने वाला पार्शियल प्रेशर उसी के ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ए के द्वारा लगने वाला पार्शियल प्रेशर ए के ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और बी के द्वारा लगने वाला पार्शियल प्रेशर बी के ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। समझ में आया सबको? अब आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो किसी न किसी एक कांस्टेंट से गुणा करते हैं, तो लो कर दिया यहाँ पर कांस्टेंट से गुणा। तो आपको पता है कांस्टेंट से गुणा किया तो यहाँ पर क्या आ जाता है, इक्वल का साइन आ जाता है। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए आ जाता है। हुआ कि नहीं हुआ? इधर बात करते हैं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, यहाँ पर बताया पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स ए। अब बताओ हमने क्या किया, यहाँ पर एक कांस्टेंट से गुणा किया, वो कांस्टेंट क्या है, पी ए नॉट, उसी के ही प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स होता है प्योरेस्ट फॉर्म का, इसलिए बताया पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए हो जाता है। ठीक है, और पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी नॉट एक्स ए एक्स बी, तो ये हो जाता है यहाँ पर। तो पार्शियल प्रेशर के बारे में राउल्ट्स ने यही बताया, किसी का भी पार्शियल प्रेशर उसी के ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट उसका क्या हो जाता है, उसके प्योर फॉर्म का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर आ जाता है। अब डाल्टन्स ने एक नियम बताया, डाल्टन्स लॉ की हम लोग बात करते हैं। डाल्टन्स ने ये बताया किसी भी सोल्यूशन का टोटल प्रेशर आपको निकालना है, पी टोटल सोल्यूशन का प्रेशर, या फिर इसको हम लोग पीटी भी कह सकते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, आप बताओगे, वो हो जाता है वहाँ पर जितने भी पार्शियल प्रेशर लग रहे हैं उनके सम के बराबर। जैसे यहाँ पर एक सोल्यूशन था, यहाँ पर ए और बी था, अगर पूछा जाए यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना लगेगा, आप बताओगे एक पी ए लग रहा है एक पी बी लग रहा है, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, दोनों का सम कर दो। तो यहाँ पर डाल्टन्स ने ही बताया किसी भी सोल्यूशन में लगने वाला टोटल प्रेशर वहाँ पर लगने वाले जितने भी पार्शियल प्रेशर हैं उनके सम के बराबर हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, डाल्टन्स को ही लेके चलते हैं आगे। तो आपको यहाँ पर समझ में आया पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं। आप बताओगे पी एस बराबर पी ए की जहाँ पर हम लोग अगर लिखना चाहें क्या इसको लिख सकते हैं? ठीक है, आप बताओगे हाँ लिख सकते हैं, पी ए नॉट एक्स ए कर दिया। ठीक है, अगर पी बी की बात करते हैं तो पी बी की जहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पी बी नॉट एक्स भी लिख सकते हैं, पी बी नॉट एक्स भी लिख दिया। समझ में आया सबको? तो फॉर्मूला यहाँ पर टोटल प्रेशर का क्या बन के तैयार हो जाता है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स भी बन के यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर आपसे किसी सोल्यूशन का टोटल प्रेशर पूछा जाए, अगर वहाँ पर आपको क्या पता है, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट यूज हुए हैं उसके प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर ये पता हो, ठीक है, और उनका मोल फ्रैक्शन भी पता हो, तो हम वहाँ पर उसके सोल्यूशन के टोटल प्रेशर को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, आप बताओगे 1 होता है। अगर कल को हमसे कह दिया जाए आप पूरा जो भी यहाँ पर फॉर्मूला है एक्स ए के टर्म में लिखो, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओ 1 माइनस एक्स ए कर दो, और क्या हो सकता है। ठीक है, अब हाँ जहाँ पर आपको एक्स भी दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स ए को पुट करते हैं, तो आपका यहाँ पर टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस यहाँ पर पी बी नॉट है, और एक्स बी की जहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, यहाँ पर 1 माइनस एक्स ए लिख दिया। ठीक है, तो आप फॉर्मूले को ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कन्वर्जन पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। कल को कह दिया जाए नहीं सोल्यूशन को हमको यहाँ पर एक्स ए नहीं एक्स बी के टर्म में बताओ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओगे 1 माइनस एक्स बी, तो यहाँ पर एक्स ए की जहाँ पर 1 माइनस एक्स बी आप पुट कर सकते हो। तो कहने का मतलब टोटल प्रेशर का फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल गया है। आप पी ए प्लस पी बी करोगे, फिर से ओपन करोगे, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी करके यहाँ पर आ जाता है। समझ में आया सबको यहाँ पर? चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर स्टेट। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वहाँ पर क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फॉर्म का था। अगर यहाँ पर कोई वेपर में पहुँच चुका है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन अभी जो हम लोग निकाल रहे थे, मैंने यहाँ पर ऐसा बीकर बनाया था, एक बार फिर से आप समझो, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर मैंने क्या किया था, लिक्विड है और यहाँ पर क्या हो जाता है, वेपर होता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी बताया था आपको, एक्स ए और एक्स बी वो किसका था, इस लिक्विड फॉर्म का है।
ठीक है। लेकिन अगर इस वेपर फॉर्म की बात करते हैं यहाँ पर y और yb की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर जो वेपर फेज का होता है उसको हम लोग यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के लिए y टर्म का यूज़ करते हैं, यहाँ पर x टर्म का यूज़ करते थे। अगर कह दिया जाए वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को बताओ तो हम लोग कैसे निकालते हैं? कह दिया जाए वेपर स्टेट में a के द्वारा वहाँ पर मोल फ्रैक्शन कितना होगा, एक सिंपल सा तरीका यूज़ करना, आप बताओगे a के द्वारा लगने वाले प्रेशर अपान टोटल प्रेशर, ठीक है। अगर हमसे कह दिया जाए वाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बताओगे बी के द्वारा लगने वाला प्रेशर अपान टोटल प्रेशर कर देना है, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर होता है। हाँ, लेकिन अगर हमसे कह दिया जी इस फॉर्मूले को थोड़ा आगे लेके चलो, तो आप बताओ पी ए की जहाँ पर अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते थे, हमको पता है वहाँ पर लिखना चाहें तो पी ए नॉट एक्स ए लिख सकते हैं। अगर पीटी की बात करते हैं, टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप बताओगे पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं पी बी नॉट एक्स बी, यही तो अभी पढ़ा के आ रहे हैं आपको, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी अगर इसको आगे लेके जाना चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं पी बी की यहाँ पर क्या लिख सकते थे, आप बताओगे पी बी नॉट एक्स बी, अभी इससे पहले बताया आपको, ठीक है। अगर पी टी की बात करते हैं मतलब पूरा सोल्यूशन के टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, आप एक बार फिर से करोगे पी ए नॉट प्लस एक्स ए प्लस यहाँ पर पी बी नॉट इंटू एक्स भी हो जाएगा, समझ में आया सबको? तो ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट वही पुराना चलता है, अगर यहाँ पर वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन का सम किया जाए तो इनका सम कितना आएगा, 1 के इक्वल आ जाता है। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था अगर लिक्विड फेज में जो भी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है उनका सम करते हैं तो वहाँ पर कितना आता था, 1 आता था। ऐसे यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन का सम कितना हो जाएगा, 1 आ जाता है। समझ में आया सबको? चलिए यहाँ पर हम लोग राउल्ट्स का लॉ पे बेस्ड यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। केस नंबर 2 की बात करते हैं। व्हेन सॉल्यूट इन बाइनरी सोल्यूशन इज नॉन वॉलेटाइल, बताइए गया जो हमारा बाइनरी सोल्यूशन है जहाँ पर ए और बी नाम के 2 कंपोनेंट यूज़ हुए हैं, उसमें से अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब वो अपनी वेपर को नहीं बनाता है, तो वहाँ पर क्या होने वाला है। चलिए जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर कोई एक ए है नॉन वॉलेटाइल, इस बार लिक्विड नहीं है, ये याद रखना। यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो अपनी वेपर नहीं बनाता, कुछ भी हो सकता है, मतलब अपनी वेपर नहीं बना रहे, ए हुआ। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कोई सॉल्वेंट लेते हैं, यहाँ पर हमारा बी हो जाता है, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में मिला दिए हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। इसको भी इसी में डाल दिया बीकर में और इसको भी डाल दिया। अब बताओ यहाँ पर ए का जो मोल होगा वो कितना हो जाएगा, एन है। अच्छा बताओ ए का कोई प्रेशर होगा यहाँ पर, अब होता है कि पार्शियल प्रेशर इसका 0 होगा, पार्शियल प्रेशर किसका हो जाएगा, या फिर कहते हैं यहाँ पर वेपर प्रेशर, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर 0 होगा क्योंकि ये जब वेपर अपना बनाएगा नहीं तो वहाँ पर प्रेशर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन बी की बात करते हैं, बी के मोल के नंबर यहाँ पर एन बी हो जाएगा और बी के द्वारा लगने वाला वेपर प्रेशर हो जाएगा क्या, पी बी नॉट, ठीक है, प्योर फॉर्म में ना, तो यहाँ पर हम लोग नॉट यूज़ करते हैं। अब इसको यहाँ पर सोल्यूशन में डाल दिया, अब सोल्यूशन में यहाँ पर डाल दिया गया है, तो आप खुद सोचो यहाँ पर एक सोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर ए और वी दोनों उपस्थित हैं। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए वेपर फॉर्म में कौन पहुँचेगा, आप बताओगे जो अपनी वेपर बनाएगा वही वेपर फॉर्म में पहुँचेगा। ए वाला तो मैंने आपको पहले बताया ये नॉन वॉलेटाइल अपना वेपर नहीं बनाता है, केवल बी वाला बनाता है। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, पी बी मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, आपको यहाँ पर एक्स ए भी मिलेगा, ठीक है, और क्या मिल जाएगा, एक्स बी भी मिलता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर आपको दोनों के कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, इस अवस्था में। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल बी वाला ही पहुँचेगा, जो अपनी वेपर बनाएगा वही पहुँचेगा। अब यहाँ पर हमसे पूछ लिया जाए सोल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, किसी अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं तो हमेशा एक चीज़ ये होता है, अब क्या हो जाएगा, जो भी इसका वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन फेज में पहले से कम हो जाता है, ठीक है। आते हैं यहाँ पर समझते। अब बताइए, अब हमको पता है कॉन्सेप्ट क्या, टोटल प्रेशर। अभी सोल्यूशन का टोटल प्रेशर बराबर क्या हो जाता था, पी ए प्लस पी बी। अभी इसके पहले हम लोग करके आ रहे हैं, ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या पी ए की वैल्यू होगी, अब बताया गया पी ए बराबर क्या होता है, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी बराबर क्या होता है, पी बी नॉट एक्स बी। लेकिन आपको पता है यहाँ पर पी ए की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई वेपर नहीं जनरेट होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो टोटल प्रेशर किसकी वजह से जनरेट होगा, केवल पी बी की वजह से जनरेट होगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप बताओगे पी ए नॉट पी बी नॉट एक्स बी। तो ये चीज़ें चलती है। अगर कोई नॉन वोलेटाइल है तो वहाँ पर याद रखना क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे ये कभी भी अपनी वेपर को जनरेट नहीं करेगा, तो टोटल प्रेशर में इनका कोई भी योगदान नहीं होगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बी नॉट
एक्स भी हो जाएगा। समझ में आया सबको? ये केसेस थी जब वहाँ पर कोई भी आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, जैसे हम लोग बात करते हैं यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, इन सबको अगर किसी भी वाटर वगैरह में डालते हैं तो ऐसा केस यहाँ पर आ जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। तो एक लाइन सबसे पहले याद हो, ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, कोई भी एक ऐसा सोल्यूशन हो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, ठीक है, ओबे करे। तो आप बताइएगा यहाँ पर ओबे राउल्ट्स लॉ, कोई भी ऐसा सोल्यूशन हो जो राउल्ट्स लॉ को क्या करे, फॉलो करे, वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। या फिर कह सकते हैं राउल्ट्स लॉ किसके लिए बना हुआ है, केवल और केवल आइडियल सोल्यूशन के लिए बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। कहा गया जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पी ए बराबर क्या हो जाता था, आप कहते थे पी ए नॉट एक्स ए होता था, ठीक है, यही तो होता था। और इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर। और यहाँ पर क्या करते हैं, जब पी ए नॉट को एक्स से मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कह देने का मतलब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन करने की जो वैल्यू आती है उसको हम लोग कहते हैं कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। तो कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा सोल्यूशन हो जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसी सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर यही तो उन्होंने बताया, ठीक है, अभी तक हम लोग वहाँ पर यही तो पढ़ के आ रहे थे, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स है। कभी ऐसा नहीं कि आप पी ए की वैल्यू ज़्यादा है इनकी वैल्यू कम है, ऐसा नहीं कहा पी ए की वैल्यू कम है इनकी वैल्यू ज़्यादा है, ऐसा नहीं, ठीक है। ये राउल्ट्स ने ही बताया था, वही चीज़ यहाँ पर अप्लीकेबल हो किसी सोल्यूशन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेटेड के बराबर हो जाए जी, ठीक है। तो या फिर ऐसे और कह सकते हैं जैसे पी बी हुआ ये बराबर हो जाए पी बी नॉट एक्स बी के, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर सोल्यूशन के टोटल प्रेशर की बात करें या पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इक्वल का साइन का मतलब क्या समझ में आता है, इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो कहने का मतलब इस साइड वाली वैल्यू को हम लोग कैलकुलेटेड कहते हैं, ठीक है, कैलकुलेटेड कहेंगे, सॉरी एक्सपेरिमेंटल कहेंगे, यहाँ पर इसको एक्सपेरिमेंटल कहेंगे, और इस साइड वाली वैल्यू को हम लोग कैलकुलेटेड कहने वाले। कोई भी सोल्यूशन अगर एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू वहाँ पर सेम है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, और ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कहेंगे वो हमारा सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कुछ इसकी कंडीशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको तो यही बताया हमने, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर इक्वल कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, पहली कंडीशन। फिर दूसरा बताया गया यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर अगर ए और बी हम लोग लेके चल रहे हैं तो ऐसा एक सोल्यूशन होगा जहाँ पर ए प्रेजेंट है, ठीक है, एक दूसरा होगा जहाँ पर बी प्रेजेंट है। इन दोनों को आपस में मिला करके एक सोल्यूशन बना दिया गया जहाँ पर ए और बी दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पर ए भी है और बी भी है। तो दूसरा लाइन यहाँ पर ये कहता है, यहाँ पर केवल ए भरा है तो यहाँ पर एक ए का दूसरे ए के साथ अट्रैक्शन होगा, ए का ए के साथ अट्रैक्शन, बी की बात करते हैं बी का बी के साथ अट्रैक्शन होगा। इस सोल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का बी के साथ अट्रैक्शन होगा। तो अगर वो आइडियल सोल्यूशन है तो कहा गया ए के साथ जो अट्रैक्शन होगा उतना ही लगाओ बी का बी के साथ होगा, उतना ही सेम लगाओ ए का बी के साथ होगा। तो ये भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता है, याद रखना। कहा गया यहाँ पर कोई आइडियल सोल्यूशन है तो कोई भी सेम टाइप के लाइक फोर्सेस, ए का ए के साथ जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा अट्रैक्शन होगा उतना ही सेम फोर्सेस आपको बी का बी के साथ भी मिलेगा। और जब यहाँ पर सोल्यूशन में मिला दिया जाता है तो एक दूसरे के साथ भी उतना ही फोर्स यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब लाइक फोर्सेज और अनलाइक फोर्सेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया, अगर यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सोल्यूशन बनाते हैं। तो सोल्यूशन के दौरान अगर हमसे पूछा जाए मिक्सिंग, यहाँ पर जो सोल्यूशन बनता है वहाँ पर हीट चेंज की वैल्यू क्या आएगी, आप बताओगे हीट चेंज की वैल्यू वहाँ पर क्या आ जाती है, 0 आती है। तो कहने का मतलब जब ए और बी को मिलाया गया उस दौरान ना तो हीट बाहर निकल रही है ना तो हीट का वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। इसलिए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 हो जाता है। ना तो एक्सो होगा ना तो इंडो होगा, हम कह सकते हैं इसको थर्मो न्यूट्रल भी कह सकते हैं। फिर बताया गया, चलो अच्छी बात है, कहा गया जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया तो बनने वाला जो सोल्यूशन होगा, जो मिक्सचर होगा, तो अगर पूछा जाए वॉल्यूम चेंज कितना आएगा, ये भी 0 हो जाता है। इसके लिए एक जल्दी से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लिया यहाँ पर ये 10 ml है, ठीक है, ये भी 10 ml है। अच्छा बताओ 10 ml था, इसको मिला दिया तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 ml। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो हमारा फाइनल सोल्यूशन बन के तैयार होता है वो क्या हो जाता है, इन दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। तो इसीलिए अगर हमसे कह दिया जाए चेंज बताओ, आप बताओगे फाइनल माइनस इनिशियल करना है। फाइनल कितना आया 20, इनिशियल कितना था
10 कितना हुआ 20, 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा 0। इसलिए कहा गया जो मिक्सचर आता है, डिफरेंस जो आता है वॉल्यूम का, वो 0 आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। और दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है। कहा गया डेल्टा जी, ठीक है, गिब्स एनर्जी चेंज कभी भी 0 नहीं होगा, और सॉल्यूशन की जो एंट्रोपी चेंज होगी वो भी क्या हो जाएगी, कभी भी 0 नहीं होगी। किसी भी सॉल्यूशन के लिए 0 नहीं होता है। ठीक है, इस पे बेस्ड हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लगभग इस बार 2019 में भी क्वेश्चन आया था। तो आपको ये पता होना चाहिए डेल्टा जी और डेल्टा एस की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, चाहे वो आइडियल सोल्यूशन लेके चलो, चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन लेकर के चलो। समझ में आया सबको। और एक बात यहाँ पर अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे समझेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि आइडियल सोल्यूशन है, कैसे पता चलेगा आइडियल सोल्यूशन नहीं है, तो उसके लिए एक सिंपल सा याद रखना। कहा गया अगर सेम फैमिली से बिलोंग करते स्पीसीज हैं तो वो क्या हो जाएंगे, आइडियल सोल्यूशन। जैसे हमसे कह दिया जाए बेंजीन है, टोल्यूइन है, बेंजीन और टोल्यूइन सेम फैमिली के एरोमेटिक सिस्टम्स हुआ, तो आप बताओगे ये आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। इथाइल एल्कोहल है, मिथाइल एल्कोहल है, सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, आइडियल सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, आप बताओगे हेक्सेन है, हेप्टेन है, सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों एल्केन है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आइडियल सोल्यूशन। इतना समझ में आया सबको। आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होता है। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो आइडियल सोल्यूशन था, अब यहाँ पर बात करने वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन, और ये क्या होना चाहिए। आपको मैंने बताया था आइडियल सोल्यूशन के लिए पहली लाइन वहाँ पर लिखी गई थी, ओबे राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, ठीक है, उनका अनुसरण करे। अब यहाँ पर नॉन आइडियल होना है तो बताया गया डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। राउल्ट्स लॉ का क्या कहना था, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर होता था। और इसका मतलब अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, जैसे कि यहाँ पर पीए की बात करते थे, राउल्ट्स लॉ कहते थे पीए बराबर पीए नॉट एक्स ए के होता है। ठीक है, पीए नॉट एक्स ए के हो जाएगा। लेकिन अगर ये आइडियल सोल्यूशन होता तब, नॉन आइडियल है तो इनकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ऐसे बताया गया अगर पीबी की बात करते हैं वो क्या हो जाएगा, आप बताओगे यहाँ पर पीबी नॉट एक्स भी हो जाएगा, इक्वल नहीं है। ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं। यहाँ पर पी एस की बात करते हैं तो आप बताओगे पी ए नॉट एक्स ए प्लस यहाँ पर पी बी नॉट एक्स बी। आइडियल सोल्यूशन होता तो इक्वल होता है, लेकिन इक्वल नहीं है। अब सवाल आता है इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है। तो कहने का मतलब ओवरऑल आपको यहाँ पर एक बात समझ में आती है, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जो भी होगा वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होने वाला है। ठीक है, अब सवाल आता है नहीं होगा तो क्या होगा, ज़्यादा हो सकता है और कम हो सकता है, यही तो हो सकता है। हो सकता है पी ए क्या हो जाए, पी ए नॉट एक्स ए से ज़्यादा हो सकता है पी ए क्या हो सकता है, पी ए नॉट एक्स बी से कम हो। तो बताया गया अगर वो इक्वल नहीं है तो वहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर हो सकता है कैलकुलेटेड से ज़्यादा हो, या फिर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से कम हो। इस बेसिस पे नॉन आइडियल सोल्यूशन को दो पार्ट में बांटा गया है और उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। मैंने आपको बताया दो टाइप्स के हो सकते थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू बराबर नहीं थी तो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इस बेसिस पे इसको दो पार्ट में बांटा गया। पहला बताया गया पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन, और यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन के बारे में। और एक दूसरा जो होता है यहाँ पर वो होता है नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन। ठीक है, दोनों को साथ में यहाँ पर देखते चलते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन है, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल के हैं, तो इसका मतलब क्या करते हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बताया गया एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जो होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के होता है। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये होता है अगर पी ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाता है, पी ए नॉट एक्स ए के। यही तो मैंने बताया, इस साइड वाले को हम लोग एक्सपेरिमेंटल कहेंगे, इसको कैलकुलेटेड कहेंगे। इसलिए कहा गया एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर अगर कैलकुलेटेड से ज़्यादा है उस कंडीशन में उस नॉन आइडियल सोल्यूशन को पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप बताओगे पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए हो जाता है। ऐसे हम कह सकते हैं यहाँ पर पी बी की बात करेंगे, पी बी क्या हो जाएगा, पी बी नॉट एक्स बी से ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा है, कैलकुलेटेड कम है। चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पर बताया गया एक बात याद रखना, यहाँ पर बताया गया ए का ए के साथ अट्रैक्शन हो, ए का ए के साथ जो अट्रैक्शन है, या फिर बात करते हैं बी का बी के साथ जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर बताया गया ए का बी के साथ अट्रैक्शन से कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो अनलाइक फोर्सेज हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बताया जाता है ऐसा कुछ होता है। ठीक है, लाइक फोर्सेस का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू अनलाइक।
ठीक है। यहाँ पर ए का ए के साथ अट्रैक्शन फोर्स या फिर बी का बी के साथ अट्रैक्शन फोर्स जो होगा ये ए का बी के साथ अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, और अगर आपसे कह दिया जाए यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या मिलने वाली है, अब होता है ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो जाता है, जब मिक्सिंग होगा सोल्यूशन वहाँ पर बनेगा तो आपको वहाँ पर एक एंडोथर्मिक सोल्यूशन मिलने वाला है। ध्यान रखना, वहाँ पर हीट बाहर क्या हो जाएगी, निकलेगी नहीं, हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। यहाँ पर जीरो से बड़ी वैल्यू का मतलब वो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ये भी बताया गया ग्रेटर देन जीरो। कैसे होता है मैं आपको बताऊं। जैसे कि मान लिया यहाँ पर क्या हो जाता है, ए का ए के साथ अट्रैक्शन है, ये हुआ ए का ए के साथ अट्रैक्शन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, आप बताओगे बी का बी के साथ अट्रैक्शन है। अब यहाँ पर फाइनल सोल्यूशन हमारा जो बन रहा है, मैंने आपको बताया था ए के ए के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा पास होंगे। समझ में आया। फिर बी का बी के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा पास होंगे, बताएगा। लेकिन ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम है। अब यहाँ पर जब सोल्यूशन बनाया जाएगा, अब यहाँ पर मान लिया ये ए के मॉलिक्यूल हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये बी के मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ये ए हुआ। ठीक है, एक पल के लिए ऐसा मान लो आप, ये बी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, और आप खुद बताओ अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो उनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो समझने के लिए, मान लिया इसको हमने 10 ml लिया, इसको क्या किया, इसको 10 ml लिया, और आपका सोल्यूशन जो हो जाता है वो 30 ml का बनता है। तो क्या समझ में आता है, 10 ml ये लिया, 10 ml ये लिया, तो टोटल यहाँ पर अगर आइडियल सोल्यूशन होता तो ये क्या होता है, एग्जैक्ट 20 ml का ही बनता। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, चूंकि इन दोनों के बीच में लगाव कम है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। जब दूर दूर जाएंगे तो ज़्यादा वॉल्यूम कवर करते हैं। इसीलिए आपको अगर फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा, 30 - 20 करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आएगा। 10 का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। इसलिए बताया गया यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाता है, वो ग्रेटर देन जीरो होता है। समझ में आया। ऐसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। नेगेटिव डेविएशन में बताया गया यहाँ पर चलता है एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, वो कम हो जाता है, और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर जो हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही हम यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपने कहा पी ए, ये लेस देन क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए। ऐसे यहाँ पर अगर पी बी की बात करते हैं, लेस देन हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी। तो कैलकुलेटेड ज़्यादा है, एक्सपेरिमेंटल जो है यहाँ पर कम चल रहा है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अट्रैक्शन फोर्स का। बताइएगा ए के साथ अट्रैक्शन फोर्स या फिर बी का बी के साथ अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, ये लेस हो जाएगा इन कंपेरिजन टू ए बी। तो ए और बी के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, और जितना कि यहाँ पर ए का ए के साथ था, बी का बी के साथ था, जब ए बी का फॉर्मेशन वहाँ पर अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आप बताइए यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करते हैं तो वो लेस देन जीरो हो जाता है। और आपको बताया लेस देन जीरो का मतलब वैल्यू नेगेटिव में जा रहे हैं, और नेगेटिव किसके लिए आता है, एक्सोथर्मिक के लिए आता है। फिर यहाँ पर बताया गया डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करो, यहाँ पर इसके बारे में बता के दिखाओ। आप बताओगे यहाँ पर भी लेस देन जीरो हो जाता है। थोड़ा सा जल्दी से समझते हैं इसको। बताया गया यहाँ पर ए वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, ए वाला मॉलिक्यूल है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बी वाले मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मैंने इसे बना दिया, ये ए हुआ, ये बी हुआ। ठीक है, सोल्यूशन बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको बताया ए का ए के साथ जो अट्रैक्शन, बी का बी के साथ जो अट्रैक्शन, वो क्या हो जाता है, ए बी के अट्रैक्शन से कम होता है। तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, मैंने ये ए को दिखा दिया, यहाँ पर ए को, ये बी को दिखा दिया, तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा, इससे समझ में क्या आता है आपको, अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लिया 10 ml इसको लिया, एक एग्जाम्पल के लिए 10 ml इसको लिया, ठीक है। फाइनल सोल्यूशन अगर आइडियल होता तो 20 ml का बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, 15 ml का ही सोल्यूशन बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, यहाँ पर दूर दूर थे, यहाँ पर बहुत पास आ जाते हैं। पास आ जाएंगे तो उनके बीच का इंटरसेलुलर स्पेस जो हो जाएगा वो अब बताओगे कम हो जाता है। इसका मतलब अगर फाइनल आप यहाँ पर देखो 15 - 20 करोगे, माइनस आता है, तो माइनस में 5 आएगा, इसलिए तो यहाँ पर लिखा गया डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन जीरो होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल को कैसे याद किया जाए। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, वैसे तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, लेकिन हमको कैसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करके। यहाँ पर ये बताया गया कि अगर पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन है तो वहाँ पर ऐसे याद करते हैं, या तो ए में या तो बी में किसी एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, या फिर किसी एक में ही हो जाए। ठीक है, ए और बी दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो सकता है, या फिर किसी एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो। कोई भी ऐसा सोल्यूशन मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पर हम बताएंगे यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन के नाम से उसको जाना जाएगा। समझ में आया सबको। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगर हमसे कह दिया जाए एल्कोहल है, C2H5OH है, और वाटर में डाल दिया जाए, क्या हो जाएगा। अब बताओगे अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और
वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसका सोल्यूशन हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन बन जाता था। फिर अगर हम लोग बात करते हैं, हमने क्या किया, एक कीटोन लिया, ठीक है, कीटोन लिया और वहाँ पर अल्कोहल भी लिया। तो आपको पता है कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भले नहीं प्रेजेंट है, लेकिन अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पर अल्कोहल लिया, अल्कोहल के साथ साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, साइक्लोहेक्सेन में भले ही नहीं। तो आपको यहाँ पर याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है, या तो ए में या तो बी में या फिर दोनों में किसी एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर कैसे याद करते हैं, बताया गया ना तो ए में ना तो बी में किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, ना तो ए में ना तो बी में किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यह बताया अगर उन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। पहले नहीं था, लेकिन जैसे ही मिलाते हैं वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि एसीटोन लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लेते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ना तो एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना तो क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझना, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पर मैंने क्लोरोफॉर्म का बना दिया CHCl3, किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, लेकिन जब इनको दोनों को आपस में मिलाया जाता है तब जाके वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो जाता है। ऐसे बताया कि एसीटोन को एलिलीन के साथ मिला सकते हैं। तो समझ में आया, ये सारे मिक्सचर्स यहाँ पर किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, लेकिन जब मिलाया जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। और यहाँ पर बताया था या तो ए में या तो बी में या फिर दोनों में किसी न किसी में पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। और दूसरा एग्जाम्पल निगेटिव डेविएशन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये बताया गया, याद रखना यहाँ पर एसिड, ठीक है, अगर क्या करते हैं प्लस वाटर, कोई भी एसिड अगर वाटर के साथ लिया जाए, याद रखना, भले ही आप कहोगे यहाँ पर तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ, लेकिन हम लोग कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर एक याद करने का हम लोग एक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखना है, निगेटिव डेविएशन का एक और एग्जांपल चलता है, किसी भी एसिड को वाटर के साथ ले लिया, किसी भी एसिड को वाटर के साथ ले लिया, वो भी निगेटिव डेविएशन हो जाएगा। जैसे HCl को वाटर के साथ लिया, कौन सा एग्जांपल, निगेटिव डेविएशन सोल्यूशन। HNO3 एक एसिड है, इसको वाटर के साथ लिया, क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन सोल्यूशन। तो आपको याद रखना है यहाँ पर दो एग्जांपल, दो टाइप के एग्जांपल, एक तो किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट है, मिलाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, निगेटिव डेविएशन। एक दूसरा, किसी भी एसिड को वाटर के साथ लिया तो वो निगेटिव डेविएशन सोल्यूशन का ही एग्जांपल बनने वाला है। कभी भी आपको मिले, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो आपको समझ में आया यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन सोल्यूशन। चलिए यहाँ पर बात करते हैं एक सोल्यूशन, एक मिक्सचर की बात करते हैं जिसका नाम चलता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और यहाँ पर क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। कहा गया अगर क्या करते हैं, दो वोलेटाइल सब्सटेंस लेते हैं, लिक्विड्स लेते हैं, आपस में मिला देते हैं, ठीक है, और एक ऐसे नहीं कि जो भी मन करे वहाँ पर जितनी भी मात्रा मिला दिया जाए, वहाँ पर फिक्स कंपोजिशन लिया जाता है, दो लिक्विड्स होंगे, ठीक है, उनको आपस में मिला दिया जाएगा और मिलाने के बाद एक फिक्स कंपोजिशन में मिलाया जाएगा। फिर उनका क्या हो जाता है कि अगर उनको हम लोग हीट करते हैं, उनका वेपर प्रेशर या फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, वो क्या करते हैं, दोनों एक ही टेम्परेचर पर क्या हो जाती हैं, बॉयल करने लगती हैं और एक ही टेम्परेचर वो कंडेंस होने लगते हैं। कहा गया एक ऐसे मिक्सचर की बात होती है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की हो रही है। बताया गया एक ऐसा जिसको हम लोग कहते हैं इक्वल बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। कहा गया इसमें जो भी हमारा कंपोनेंट होगा ए और बी, अगर इनको एक फिक्स कंपोजिशन में मिला दिया जाए, अब क्या हो जाता है, फिक्स कंपोजिशन में मिलने के बाद इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। और आपको पता है अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट सेम है, जैसे मान लिया ए और बी था, ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग थे तो अलग अलग था, लेकिन मिला दिया जाए तो ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या कर जाते हैं, दोनों क्या करते हैं, वेपर फॉर्म में चले जाते हैं। फिर ठंडा होने के बाद क्या करते हैं, एक साथ वो नीचे आ जाते हैं। ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पर कहा जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रहे, इसको कौन बनाता है, आइडियल नहीं बनाता है, कौन बनाता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाता है। और आप बताओगे नॉन आइडियल सोल्यूशन तो दो टाइप्स के होते हैं, कौन होता था, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो कहने का मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कितने टाइप्स का होगा, दो टाइप्स का होगा। कौन कौन सा, यहाँ पर देखते हैं। पहला जो होता है जिसको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट का, या फिर हम लोग बात करें यहाँ पर वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब वो वेपर कम बनाएगा, उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो यही बताया गया अगर कोई एक सोल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, उसको हम लोग कह रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम वेपर प्रेशर।
एजियोट्रॉप के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कौन बनाता होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट या फिर मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप, तो कहा गया ये पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन वाले बनाते हैं। क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन वाले बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो भी आपको एग्जांपल मिलेगा, जो पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन का एग्जांपल मैंने आपको बताया वहीं से मैच करेगा। और यहाँ पर आ जाता है रेक्टिफाइड स्प्रिट की बात करते हैं। बताया कि यहाँ पर हम लोग एल्कोहल लेके चलते हैं, इथेनॉल और वाटर, लेकिन ऐसा नहीं जितना मन के उतना ले लिया। यहाँ पर 95.5% आप क्या लेके चलोगे, यहाँ पर एल्कोहल और 4.5% वाटर लेके चलते हो। ये कॉम्बिनेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। लेकिन अगर 95.5% आप C2H5OH लेके चलते हो, 4.5% आप वाटर लेके चलते हो, इन दोनों को मिला देते हो तो यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा, अब बॉइलिंग पॉइंट पे, सेम बॉइलिंग पॉइंट पे एल्कोहल भी वेपराइज होगा और वाटर भी वहाँ पर वेपराइज होने लगता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, मिनिमम वेपर प्रेशर या फिर मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप के नाम से जाना जाता है। कौन बनाता है, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। चलिए दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं। बताया कि इस बार वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैक्सिमम, और आपको पता है अगर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम एजियोट्रॉप। कौन बनाता है इसको, कहा गया निगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन बनाता है। तो जाहिर सी बात है एग्जांपल भी आपको निगेटिव डेविएशन का ही मिलना चाहिए। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि हमको मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप बना करके दिखाओ, नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैक्सिमम वेपर प्रेशर, सॉरी यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आपका मिक्सचर एजियोट्रॉप बना करके दिखाओ, कौन हो सकता है। तो जाहिर सी बात है आपका उसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ढूंढना था जो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हो, ठीक है। तो आप बताओगे जैसे कि HCl को वाटर में डाला जाए, और मैंने आपको बताया था नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल याद करने का तरीका, कोई भी एसिड को वाटर में डाल दो, कोई भी एसिड को वाटर में डाल दो, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल। लेकिन यहाँ पर एक फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए। बताया कि HCl आपका 20.2% हो और 79.8% आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर वाटर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बताया गया, ये वाला क्वेश्चन आया था यहाँ पर नीट में, ये आया था, यही ऑप्शन वहाँ पर टिक करना था आपको। बताया कि HNO3 68% लेना है और वाटर वहाँ पर 32% लिया जाता है। ऐसा कंपोजिशन लिया जाएगा तब जाकर के वहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट या फिर मिनिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन होता है। वैसे परसेंटेज पे क्वेश्चन बहुत कम बनता है, परसेंटेज तो जल्दी नहीं दिया जाता है, डायरेक्टली यहाँ पर HCl को वाटर में, HNO3 को वाटर में, ऐसे ही बना करके वहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखना, सोल्यूशन से क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी अच्छा पूछा जाता है और थ्योरेटिकल को तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो थ्योरी भी यहाँ पर आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर सोल्यूशन का। यहाँ पर बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, तो कहा जाता है यहाँ पर वॉन टॉप ने क्या किया, जो गैस लॉ आपको पता है, ठीक है, गैस के नियमों को अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, एक डाइल्यूट, एक बहुत ही हल्के सोल्यूशन के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है। और वहाँ पर इनको कुछ प्रॉपर्टीज मिली, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मिली, ठीक है। कहा जाता है जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है इसका भी बिहेवियर लगभग गैसेस की तरह होता है, गैसेस नहीं होती, लगभग थोड़ा बहुत मैच करता है वहाँ पर। इसलिए क्या किया गया, उनके ऊपर वॉन टॉप ने सबसे पहले क्या किया, गैस लॉ को अप्लाई किया। और जब गैस लॉ को अप्लाई करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं। हम लोग देखते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। कहा गया यहाँ पर नंबर 1 प्रॉपर्टीज बताया गया रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज वहां पर निकल के आई। जब दूसरा उन्होंने देखा, दूसरा और क्या यहां पर मिला इनको, कहा गया यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकल के आया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर थर्ड बताया गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ यहां पर बताया गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये वहां पर निकल के आता है। कहा गया जब गैस लॉ को वॉन टॉप ने क्या किया, किसी डाइल्यूट सोल्यूशन के ऊपर अप्लाई किया, तो वहां पर क्या क्या निकल के आता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकल के आता है। और इसके बाद बताया कि यहाँ पर और दूसरा क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, कुछ एलिवेशन, कुछ वहां पर वृद्धि नजर आती है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन, और यहाँ पर बताया गया लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। और यही 4, इससे ज्यादा नहीं, केवल 4 वहां पर पता चली थी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इन्हीं को मिला करके कहा गया क्या, ये होती क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है यहाँ पर, इसको कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यही 4 होती हैं, याद रखना। आपको आंसर क्या वहां पर जब क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, आपसे कहा जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, आपसे कहा जाएगा यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, आपसे कहा जाएगा ऑस्मोसिस,
ठीक है, या फिर आपसे कह दिया जाएगा यहाँ पर, आपसे कह जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर। तो याद रखना इसमें से कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट है नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ऑस्मोसिस नहीं है, ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, केवल वेपर प्रेशर नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं है। क्या है, लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं, पूरा यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, केवल ऑस्मोसिस नहीं है, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये होती हैं 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और अगर आपसे कह दिया जाए कि चलो ठीक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, कहा गया ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका वहाँ पर सोल्यूट सॉल्वेंट किस आकार का है, ठीक है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पार्टिकल के वहाँ पर शेप साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, केवल एक बात के ऊपर डिपेंड करता है, उसको याद रखना है। यहाँ पर कहा गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल। याद रखना वहाँ पर केवल एक बात के ऊपर वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सोल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो जाती है। तो केवल एक बात के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमसे यहाँ पर एक बात बताएगी, एक कंडीशन बात करता है, ठीक है, कंडीशन की बात आती है। कहा गया कि अगर हमसे कह दिया जाए हम चाहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो इक्वल हो जाए कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो कहा गया कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है इक्वल, बस कुछ कंडीशन है उसको फॉलो करना होगा। पहला क्या बताया कंडीशन, आपका जो वहाँ पर सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए आप बताओगे, शुड बी डाइल्यूट। कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए आप बताओगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। और वहाँ पर जो भी आपका सोल्यूट यूज़ किया गया है, ठीक है, सोल्यूट कैसा होना चाहिए आप बताओगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट होने चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। जो भी हमारा वहाँ पर सोल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं प्लस और माइनस वहाँ पर जाकर के आयन बना रहे हैं, सोल्यूशन में जाने पर आयन नहीं बनाना चाहिए। ग्लूकोज हुआ, यूरिया हुआ, फ्रक्टोज हो गया, ये सारी चीज़ क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। और बताया गया सोल्यूट क्या होना चाहिए, सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर भी मिल जाए तो उस कंडीशन में आप क्या बताओगे, जो भी एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बराबर होगा। कब, एक कंडीशन दिया जा रहा है, याद रखना यहाँ पर आपका सोल्यूशन जो होना चाहिए वो डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए। जो भी सोल्यूट वहाँ पर यूज़ किया गया वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, और जो भी वहाँ पर सोल्यूट यूज़ किया गया वो नॉन वोलेटाइल भी होने चाहिए। फिर बात आती है, चलो अच्छी बात है, कहा गया पढ़ तो लेंगे, जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन क्यों पढ़ें इसको, ठीक है, क्या काम है इसका, क्या यूज़ होने वाला है, ठीक है, क्यों पढ़ने वाले। बताया गया कि अगर हम लोग कोई सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन में सोल्यूट भी होता है, सोल्यूशन में सॉल्वेंट भी होता है, ठीक है, जो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट, जो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट यूज़ किया गया है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, समझ में आया। क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उस सोल्यूशन में है, सोल्यूशन में प्रेजेंट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके मॉलिक्यूलर वेट को अच्छे से बताने के लिए हम लोग इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे मेन वर्क क्या है, आप बताओगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट को बताने में यूज़ किया जाता है। फिर सवाल आता है, तो इसका मतलब ये भी बताएगा, ये भी बताएगा, ये भी बताएगा, ये भी बताएगा, चारों के चारों लोग बताएंगे क्योंकि चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन अगर आपसे कह दिया इन चारों में से सबसे अच्छा कौन बताएगा, तो आपको याद रखना है कौन बताता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे अच्छा मॉलिक्यूलर वेट कौन बताएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, सबसे अच्छा मॉलिक्यूलर वेट कौन बताएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बताएगा। इसलिए कहा जाता है आपसे सबसे अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन चारों में से कौन होगी, तो आप क्या बताओगे, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पर मानी जाती है। समझ में आया सबको। चलिए यहाँ पर सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिलेटिव लेवलिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, मैंने कहा था कि कुछ कंडीशन मान के चल रहे हैं। हमारा जो सोल्यूट है, मैंने कहा था ए को हम लोग सोल्यूट मानेंगे और बी को यहाँ पर पूरे सोल्यूशन में सॉल्वेंट कहने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिलाया, एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है, यहाँ पर जो भी बन गया वो हमारा एक सोल्यूशन बन गया, ठीक है। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर बी है। बी का जो प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर होगा, मान लिया उसको हमने यहाँ पर मान लिया पी नॉट कह दिया, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट है, ठीक है, उसको हमने क्या कह दिया यहाँ पर पी नॉट, प्योर फॉर्म का यहाँ पर वेपर प्रेशर। और यहाँ पर जो सोल्यूशन बन रहा है, सोल्यूशन को कहा क्या, पी एस कह देते हैं,
ठीक है, इसका तो कोई प्रेशर बनेगा नहीं। इन दोनों को मिलाया गया, यहाँ पर एक सोल्यूशन बन गया। और आपको बताया गया अब जो सोल्यूशन बना हुआ है यहाँ पर हमसे कहा जाए कि क्या हुआ, वेपर प्रेशर में कमी आई है कि वृद्धि आई है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कोई भी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा 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 डाउन होता है। ठीक है, क्या हो जाता है वहाँ पर वेपर प्रेशर में गिरावट आती है। अगर आपसे पूछा जाए कितनी गिरावट आई होगी, मान लिया यहाँ पर एक एग्जांपल से इसका वेपर प्रेशर मान लिया यहाँ पर क्या है 20 है, और यहाँ पर जब इसको इसमें मिला दिया गया, एक सोल्यूशन बन गया, अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर चेक किया गया वो 15 आता है। कितना आया? 15 आया। तो आपसे पूछा जाए कितने की गिरावट आई, तब हमेशा यही करेंगे ना, ज़्यादा में से कम वाली वैल्यू को घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम कहेंगे अगर पी नॉट माइनस पी एस देखा जाए, क्योंकि आपको ये तो पता है पहली लाइन ये, आप बताओगे पी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी एस होगा, इसमें तो कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। फिर हमसे पूछा गया कितने की गिरावट आई, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग कितने की आई ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम लोग लोअरिंग की बात करने वाले हैं, कितने की गिरावट आई। आप बताओगे ज़्यादा बड़ी वैल्यू थी पी नॉट, इसमें से क्या किया, जो छोटी वाली वैल्यू थी पी एस को घटा दिया। अब जो भी वैल्यू आएगी इसको हम लोग कहेंगे क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ध्यान देना। लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, किसके रिस्पेक्ट में। तो आप बताओगे अगर पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट करते हैं, ठीक है, लोअरिंग किसके रिस्पेक्ट में, प्योर फॉर्म के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाता है, आप बताओगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अगर पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो ये होगा, और लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात करेंगे ये, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको इतना समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर बताएंगे, इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट लगा किसका, राउल्ट्स ने अपना कॉन्सेप्ट लगाया। कहा किसी भी सोल्यूशन में कोई एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आएगा, मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ये क्या हो जाएगा, उस सोल्यूशन के जो सोल्यूट होगा, ये का मतलब सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाता है। ध्यान से समझना क्या बताया गया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर सोल्यूट, ए का मतलब सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बराबर का साइन लगाया गया तो बराबर हो जाता है। तो आपसे कहा गया अच्छा बराबर हो गया, तो इसको और आगे लेके जाना चाहें तो क्या कर सकते हैं। अच्छा बताओ, ए का मोल फ्रैक्शन है, कैसे निकाला जाएगा, आप बताओगे एन ए अपान ए के मोल अपान टोटल मोल क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। या फिर इसको और अच्छे से लिखना चाहें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स ए को आप क्या क्या लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं यहाँ पर आप लिख लेना उसको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है यहाँ पर। बस राउल्ट्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। अब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन का बराबर हुआ तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हम लोग एन ए अपान एन ए प्लस एन बी कह सकते हैं, या फिर 1 माइनस एक्स है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना हो जाता है 1, तो एक्स ए की यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो 1 माइनस एक्स बी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर के बारे में राउल्ट्स ने क्या बताया, समझ में आया सबको। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक बार फिर से वही यहाँ पर सेटअप तैयार करते हैं। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यहाँ पर क्या करते हैं, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट यूज़ करते हैं बी, और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक सोल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक सोल्यूशन बन के तैयार हो गया। देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात है तो हम लोग इसकी बात करते हैं। यहाँ पर मान लिया जो हमारा यहाँ पर जो सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट को मैंने यहाँ पर टीबी लिखा, क्या लिख दिया, टीबी। और बताइए यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट को मैंने यहाँ पर टीबी डैश कह दिया। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जब आपको पता है एक सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट था, यहाँ पर वोलेटाइल था, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता था तो वहाँ पर क्या हो जाता था, वेपर प्रेशर घट जाता था। आपको पता है अगर वेपर प्रेशर घट रहा है, एक बार के आप सोचो, यहाँ पर वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेशन कैसा होता है, उल्टा होता है। अगर वहाँ पर हमने क्या किया, ए को बी में मिला करके सोल्यूशन तैयार किया तो बी का वेपर प्रेशर घट जाता है, तो वेपर प्रेशर घट गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो सही में यहाँ पर हम लोग को देखना है बॉइलिंग पॉइंट में आपको वृद्धि नजर आएगी, इसलिए बताया कि यहाँ पर एलिवेशन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ वृद्धि होगी, यहाँ पर इंक्रीमेंट कुछ आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर समझ में क्या आता है, अगर आपसे कह दिया जाए टीबी और टीबी डैश में कौन बड़ा होगा, आप बताओगे टीबी डैश की वैल्यू ज़्यादा होगी और टीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और आपसे पूछा जाए बताओ यहाँ पर कितने की कमी आई,
या फिर कह सकते हैं यहाँ पर ये बढ़ा हुआ है ना, कितने की वृद्धि हुई, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, आप कैसे निकालोगे? आपको पता है अगर ये 20 है, ये 25 है, पहले 20 था यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट, अब ये 25 हो जाता है, तो कितने की वृद्धि है बताओगे? ज़्यादा में से कम को घटा दो, 25 माइनस 20 कर दिया तो आ जाता है 5। तो आप बताओगे यहाँ पर हमसे पूछा जाए कितने की वृद्धि हुई, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर डेल्टा टीबी। ठीक है, तो आप बताओगे कैसे निकालेंगे? ज़्यादा वाली वैल्यू को क्या किया, टीबी डैश माइनस क्या कर देते हैं यहाँ पर, टीबी कर देते हैं। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर क्या है, ये प्योर फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और यहाँ पर जो डेल्टा टीबी मैंने लिखा है इसी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसी को कहा जाता है, ध्यान देना, डेल्टा टीबी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एक चीज़ याद रखना, आप सॉल्यूट को और मिलाते चले जाओ, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और बढ़ता चला जाता है, और मिलाया तो और बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इसी बेसिस पे राउल्ट ने अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाया, और अपने कॉन्सेप्ट को क्या बताया राउल्ट्स ने? कहा गया जब किसी प्योर सॉल्वेंट में, वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता है तो जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट में जो भी वृद्धि नजर आती है जिसको हम कहते हैं डेल्टा टीबी, वो क्या कर जाता है, सॉल्यूशन की मोलैलिटी, याद रखना, सॉल्यूशन की मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी होगी, इसकी जो मोलैलिटी होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। और आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट यहाँ पर केबी से गुणा करते हैं तो आ जाता है ये। और आपसे अगर कह दिया जाए केबी क्या होता है, आप बताओगे इसको कहा जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, अब अगर आपसे कभी कल को कह दिया जाए ऐसे क्वेश्चंस में, एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी 1 है, 1 मोलल सॉल्यूशन है, तो बताओ अगर आपसे कह दिया जाए वहाँ पर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर आप बताओगे m की वैल्यू को 1 किया तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर आ जाएगा? आप बताओगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के ही बराबर हो जाता है अगर वो 1 मोलल सोल्यूशन वहाँ पर लिया गया। समझ में आया? अगर इसी को हम लोग थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें एक पल के लिए, डेल्टा टीबी बराबर केबी, और m को कैसे लिखा जाता है आपको बताइए? मैंने आपको बताया था शुरू में हम लोग पढ़ रहे थे WA इंटू 1000 अपान MA इंटू क्या हो जाएगा, WB। ठीक है, ये ग्राम में, तभी ऊपर मैंने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर कभी भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमसे पूछा जाए तो वहाँ पर हमको अगर केबी दे दिया गया है और सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मास, और वहाँ पर दे दिया जाए सॉल्वेंट का मास वगैरह दे दिया जाए, तो वहाँ पर हम लोग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को निकाल सकते हैं। समझ में आया सबको? चलिए एक बात यहाँ पर और देख लेते हैं हम लोग। अगर हमसे कभी पूछा जाए केबी क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? केबी बताया गया एक सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ है। किसकी प्रॉपर्टीज़ होती है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये एक सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज होती है। तो कहने का मतलब एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सॉल्यूट को चाहो घटाओ बढ़ाओ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, केबी की वैल्यू फिक्स होगी, एक कांस्टेंट है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज है। डिफरेंट सॉल्वेंट लेंगे तो वहाँ पर केबी की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आती है। सबको समझ में आया यहाँ पर ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी थी। तो कहने का मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को 2 तरीके से निकाला जा सकता है। पहला क्या, अगर आपको सोल्यूशन का इंक्रीमेंट कितना हुआ, बॉइलिंग पॉइंट वो पता चल जाए और पहले कितना था, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इसको घटा करके ऐसे निकाल सकते हो, डेल्टा टीबी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन बताया गया, वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। वहाँ पर आपको सोल्यूशन की मोलैलिटी के बारे में बताया गया है, और जो सॉल्वेंट यूज़ किया गया उसके मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में बताया गया। तो वहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं और उससे इसको हम लोग निकाल लेते हैं। कभी कभार क्या हो जाता है, याद रखना कि वो डेल्टा टीबी को यहाँ से निकलवाते हैं और यहाँ से क्या कर देते हैं, मोलैलिटी को निकलवा लेते हैं, या फिर कुछ भी मॉलिक्यूलर वेट को निकलवा लेते हैं। तो कुछ भी वहाँ पर निकाला जा सकता है। तो दोनों फॉर्मूलों को याद रखना है, केवल एक फॉर्मूले से आपका काम नहीं चलने वाला है। वो क्वेश्चन बनाते हैं तो लगभग सोचते हैं कि दोनों फॉर्मूले का वहाँ पर यूज़ हो जाए। समझ में आया सबको? चलिए यहाँ पर तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हम लोग इसकी बात करते हैं। एक बार फिर से वही पुराना सेटअप तैयार करते हैं। मैंने आपको बताया था कंडीशन याद होना चाहिए, हमारा जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए वोलेटाइल। ठीक है, यहाँ पर भी, और इन दोनों को मिलाया गया, यहाँ पर जा करके एक सोल्यूशन बन चुका है। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। अब देखो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात है, तो हम लोग मान के चलते हैं जो हमारा यहाँ पर प्योर वी है, जो हमारा सॉल्वेंट है, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट को मैंने यहाँ पर TF मान लिया। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पर TF मान लेते हैं। अब क्या हो जाता है, जैसे ही यहाँ पर मैंने A को B में मिलाया, सोल्यूशन को तैयार किया, और हम लोग ये मान के चलते हैं यहाँ पर जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा वो TB डैश हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है।
और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट चलता है, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में हम लोग एक इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता चला जाता है। याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता था, वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घटता चला जाता है। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, मान लिया हम लोग क्या करते हैं, वाटर को फ्रीज करना चाहते हैं, आपने कहा ये 0 डिग्री सी पे फ्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या, वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया थोड़ा सा, अब क्या हुआ, अब वो 0 पे नहीं, अब क्या हो रहा है, वो माइनस में और घट गया, अब -2 पे होके जा करके वहाँ पर फ्रीज हो रहा है। थोड़ा और वहाँ पर मिला दिया, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, अब वो क्या होता है, -4 पे जा रहा है, -6 पे जा करके वो क्या कर रहा है, वहाँ पर वो फ्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है अब वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो इसीलिए अगर आपसे कह दिया जाए यहाँ पर TF और TF डैश की बात करते हैं, कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, आप बताओगे TF ज़्यादा होगा, TF डैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है अगर किसी सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट को ऐड करते चले जाएंगे, याद रखना सॉल्यूट को बढ़ाते चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे, इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मैंने आपको ये बताया था वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, वो घटता चला जाएगा, और क्या बताया था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। और अब एक चीज़ यहाँ पर सीख रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो घटता चला जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कमी कितने की आई, डेल्टा TF के बारे में आप बताओगे, ज़्यादा में से क्या किया, कम को घटा दिया। ज़्यादा कौन था, यहाँ पर ये प्योर फॉर्म वाला, इसका मतलब TF से हमने क्या किया, TF डैश को घटा दिया, और आपका यहाँ पर डेल्टा TF निकल जाता है। और याद रखना, इसी डेल्टा TF को हम लोग क्या कहते हैं, आप बताओगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आया सबको? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर उतनी कहानी समझ में आती है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। राउल्ट्स ने अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई किया, और राउल्ट्स का ये कहना था, अगर हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, किसी सोल्यूशन के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, डेल्टा TF की बात करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, सोल्यूशन की मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इस सोल्यूशन की जो मोलैलिटी होगी उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और फिर से वही पुरानी कहानी, वहाँ पर आप बताओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना, एक कांस्टेंट KF से गुणा करते हैं, तब जाकर के इक्वल का साइन आ जाता है। और आपसे कहा जाए कि बताओ KF क्या होता है, आप बताओगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और यहाँ पर बताइए कि अगर कंचित काल आपको ऐसा मिल जाए 1 मोलल सोल्यूशन दिया जाए तो उस कंडीशन में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आप बताओगे, जो भी उसका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होगा उसी के बराबर आ जाता है। चलिए इसी को अगर थोड़ा और अच्छे से लिखा जाए तो डेल्टा TF बराबर आप बताओगे KF, और यहाँ पर M को थोड़ा ओपन करके लिखते हैं WA × 1000 अपान आप बताओगे MA × WB, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, शुरू में लेक्चर के शुरू में ही हम लोग क्या किए थे, मोलैलिटी वगैरह के बारे में जाने थे, क्योंकि आपको पता है इसका यूज़ काफ़ी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाता है यहाँ पर, तो समझ में आया, इतना हो जाता है ये डेल्टा TF। अगर आपसे कह दिया जाए KF क्या होता है, आप बताओगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, किस बात पर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप बताओगे सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, किसकी, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज होती है, और बताइएगा ये सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू डिफरेंट होती है। समझ में आया सबको यहाँ पर ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी हम लोग बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं, यहाँ पर होता क्या है, कहा गया उससे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। वैसे लगभग उम्मीद है कि आप सबको आता होगा इसके बारे में। यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम लोग 2 सोल्यूशन लेके चलते हैं, मान लिया एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, कंसंट्रेट सोल्यूशन है, इन दोनों को सेपरेट करते हैं कैसे, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यहाँ पर मान लिया यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत ही डाइल्यूट बहुत हल्का सोल्यूशन है, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक गाढ़ा सोल्यूशन है। तो कहा गया यहाँ पर सॉल्वेंट का मूवमेंट होने लगता है, किसकी तरफ, आप बताओगे, एक सॉल्वेंट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है डाइल्यूट सोल्यूशन से, कंसंट्रेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डाइल्यूट, अगर मैंने इसको A बोला, इसको B बोला, अगर आपसे पूछा जाए वाटर का मूवमेंट कौन सी तरफ होता है, A से B की B से A की तरफ, याद रखना दोनों तरफ होता है। कहाँ पर होगा, A से B भी होता है, B से A होता है, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल इधर भी जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे। लेकिन एक चीज़, यहाँ से इधर बहुत ही कम आएंगे,
ठीक है। इधर से इधर क्या हो जाएगा, बहुत ही कम आएगा, इधर से इधर क्या हो जाएगा, ज़्यादा जाएगा। इसलिए कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए, नीट का क्वेश्चन पूछा गया था, मूवमेंट कौन सी तरफ होता है, ए से बी की बी से, अब बताओगे दोनों तरफ होगा, जब तक वो नेट टर्म ना बोले। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए नेट मूवमेंट किसकी तरफ होगा, तब आप बताओगे ए से बी की तरफ, एक डाइल्यूट सोल्यूशन से एक कंसंट्रेट सोल्यूशन की तरफ होगा। समझ में आया, यहाँ पर किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो ये लाइन आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बताओगे हल्के सोल्यूशन से गाढ़े सोल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट के पार्टिकल कहीं पर भी मूव नहीं करते हैं, किसी भी सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन नहीं जाते, केवल सॉल्वेंट जाता है। और किसके थ्रू जाता है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, मान लिया यहाँ पर वाटर इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, इतनी कहानी समझ में आती है। अब आते हैं यहीं पर हम लोग अपनी बात को भी सिद्ध करते हैं। यहाँ पर फिर हमने क्या किया, यहाँ पर कोई एक पिस्टन लगा दिया, याद रखना, इस वाले मेम्ब्रेन पे यहाँ पर जो था कंटेनर, इस पे क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर क्या करते हैं, हमने एक प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। और हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया, हम ये चाहते हैं जो नेट मूवमेंट वाटर का या फिर सॉल्वेंट का ए से बी की तरफ हो रहा है ऐसे, हम ये चाहते हैं कि नेट मूवमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स वाटर के या फिर सॉल्वेंट का ए से बी की तरफ जा रहे हैं, अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे कम जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा। और एक समय हम लोग प्रेशर अप्लाई करते करते इतना प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, अब वहाँ पर ए से बी, बी से ए में कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होता है सॉल्वेंट का। याद रखना, नेट की बात मैं कर रहा हूँ, कोई नेट मूवमेंट नहीं होता है वहाँ पर, ठीक है। तो नेट मूवमेंट नहीं हुआ, तो उस दौरान हमने जितना भी प्रेशर इस सोल्यूशन पे अप्लाई किया है, उसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया सबको, किसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बताया गया, कहाँ कोई एक सिस्टम था जहाँ पर ऑस्मोसिस हो रही थी, हमने क्या किया, किसी एक कंटेनर में, जैसे कंसंट्रेट वाले सोल्यूशन में क्या किया, हमने एक प्रेशर अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाता है। ऑस्मोसिस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, मतलब नेट मूवमेंट सॉल्वेंट का जीरो हो जाता है। उस दौरान हमने जितना भी प्रेशर इसको अप्लाई किया, उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया। फिर हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर बात करते हैं कि आप रुके नहीं, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मिला, उसके बाद भी आप क्या करते हैं, आप प्रेशर को अप्लाई करते चले जाते हैं, तो उस प्रेशर को क्या कहा जाता है, आपको पता है उसको। अब उस कंडीशन में, जैसे मान लिया ऑस्मोसिस मिल गई, अब तब भी प्रेशर को अप्लाई करते चले जा रहे हैं, अब क्या हो जाएगा, अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बी से ए की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। कब, जब आपका प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, उस दौरान क्या हो जाएगा, अब सॉल्वेंट का मूवमेंट उल्टा हो जाएगा, ए से नेट मूवमेंट बी से ए की तरफ आने लगेगा, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको कहते हैं आरओ कहा जाता है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस यहाँ पर होता है। बताया गया साल्ट वाटर वगैरह को यहाँ पर क्या करते हैं, प्योर करने के लिए हम लोग आरओ का मतलब या फिर कहते हैं यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। बताया गया यहाँ पर दो टाइप का कॉन्सेप्ट यूज होता है। नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें, कहा गया कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर हम लोग इसको पाई से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, यहाँ पर जैसे कि हमको पता है पी बी बराबर क्या हो जाता है, एन आर टी होता है कि नहीं होता है। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पर वी को नीचे लेके जाते हैं, आप बताओगे पी बराबर एन अपान वी आर टी, ठीक है, ये आ जाता है। और अपान बी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेट, तो पी बराबर सी आर टी आ जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर पी बराबर क्या हो जाता है, सी आर टी होता है, क्या होता है, सी आर टी हो जाता है। वैसे भी यहाँ पर बताया जाता है पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी। लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या आर की वैल्यू को आप बदल सकते हो, आर की वैल्यू को आप कभी नहीं बदल सकते हो, ठीक है, आर की वैल्यू को आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन किसको बदल सकते हो, सी को बदल सकते हो और टी को बदल सकते हो। तो यहाँ पर इसी की वजह से 2 आ जाता है सोल्यूशन। मान लिया कोई एक ऐसा सोल्यूशन है, अगर बात करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है वहाँ पर, कांस्टेंट है, तो आर तो कांस्टेंट है ही, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, तो वहाँ पर पाई आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपको अगर पता है 2 सोल्यूशन आपस में आसपास रखे गए हैं, अगर उनके पाई की तुलना करनी है तो हम लोग यहाँ पर क्या बताएंगे, आप बताओगे पाई 1 अपान पाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, C1 अपान C2 हो जाता है, ठीक है। तो ये चलता है यहाँ पर। अगर वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर वहाँ पर लिया जाए तो आपको पता है वहाँ पर पाई 1 अपान पाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, C1 अपान C2 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर हमसे कह दिया जाए दूसरा यहाँ पर एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, अगर हम लोग क्या बात करते हैं वहाँ पर C की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं, तो आप बताओगे C कांस्टेंट हुआ, R कांस्टेंट हुआ, तो पाई किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर याद रहे टेम्परेचर का मतलब कौन सा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात की जा रहा है,
एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात किया जा रहा है, मतलब कि टेम्परेचर हमेशा आपका केल्विन में होना चाहिए। डिग्री सी वाला मत लेके चलना, यहाँ पर केल्विन का लेकर के चलेंगे। और यहाँ पर भी सोल्यूशन का ये आ जाता है π1/π2 बराबर, अब बताओगे T1/T2 आ जाता है। और यहाँ पर यही बताया गया, ठीक है। π1/π2 की बात करते हैं यहाँ पर, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ रिलेशन को भी बताया गया और कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर रिलेशन को बताया गया। लेकिन आपको पता है, मैंने बताया था, अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर, ठीक है, सबसे अच्छा खास करके क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछा जाएगा, आपको कंसंट्रेशन के टर्म में ही क्वेश्चन वहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पाई बराबर CRT हो जाता है और C से ही कंसंट्रेशन का टर्म है, और कंसंट्रेशन से आपको क्या मिल जाएगा, N/V मिलेगा। और N में क्या छुपा हुआ है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर वेट को सबसे अच्छे से कौन बताएगा, तो आप बताओगे कौन सबसे अच्छे से बताता है, आप बताओगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसीलिए बताया गया इसको, अगर कभी वो सॉल्व कराना चाहते हैं तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पाई बराबर क्या आ जाएगा, CRT, क्या हो जाएगा, CRT। और अच्छे से लिखना चाहेंगे, C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, इसको ऐसे लिख सकते हैं Na अपान, यहाँ पर इसको सही से लिखे WA अपान MA इंटू V। अगर ये ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा कर दिया, तो कंसंट्रेशन वाले टर्म को हमने इसमें लिख दिया, और इंटू RT तो आपको पता है वो चलेगा ही चलेगा। तो कहने का मतलब, अगर वो लंबा कैलकुलेशन बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर ऐसा आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए, C की जहाँ पर क्या हो जाएगा, WA इंटू 1000 अपन MA इंटू V, ml ये सोल्यूशन का वॉल्यूम हो जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, इंटू RT आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, क्या हो जाता है, किससे मिला है, PV बराबर nRT से मिला है। यहाँ पर हम लोग इसको पाई देते हैं, पाई बराबर CRT हो जाता है, ठीक है। अगर तुलना करते हैं यहाँ पर, तो आपको पता है अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रखते हैं तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C के हो जाएगा। अगर कांस्टेंट C रखते हैं, कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं करते, जितना है टेम्परेचर को परिवर्तन कर रहे हैं, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के हो जाता है, ठीक है। ये जब हम लोग दो सोल्यूशन की बात करते हैं तब, लेकिन अगर एक ही सोल्यूशन है वहां पर हमसे पूछा जाता है पाई, तो वहां पर CRT करके लगाया जाएगा। वहां पर याद रहे T जो हमारा होगा यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन वाला टेम्परेचर रख के वहां पर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर बात करते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन किसको कहा जाता है। बताया गया दो ऐसे सोल्यूशन, अगर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं हो रही है, दो ऐसे सोल्यूशन लेते हैं जहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं हो रही है, तो हम लोग उस दोनों सोल्यूशन को क्या कहते हैं, कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। या फिर एक सिंपल सा मतलब क्या हो जाता है, दो ऐसे सोल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ठीक है, दो ऐसे सोल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो एक दूसरे के क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, π1 बराबर π2 हो जाएगा। यही तो कह रहे हैं हम लोग, दो सोल्यूशन है, वन है वो टू है, और दोनों के क्या है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो π1 बराबर π2 हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या बताओगे यहाँ पर, C1 बराबर C2, यही तो हो जाता है, क्योंकि आप π1 बराबर क्या रख सकते हो यहाँ पर, पाई के जहाँ पर आपको पता है, मैंने आपको बताया C1 RT, यहाँ पर क्या हो जाएगा C2 RT हो जाएगा, RT तो कैंसिल, तो आपका हो जाएगा C1 बराबर C2 आ जाता है। आइसोटोनिक पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 और 2 की बात करते हैं। आप बताओगे WA या फिर W1 कह सकते हैं, यहाँ पर W1 अपान कंसंट्रेशन की बात हो रही है ना, M1 इंटू V, ठीक है, और यहाँ पर 1000 कर दिया, ठीक है, VML यहाँ पर है। और यहाँ पर बात करेंगे W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू V, सोल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है, ML में। तो ये चीज़ हो जाती है। हम लोग इसकी मदद से वहाँ पर कोई भी क्वांटिटीज़ जो है अननोन है उसको निकाल सकते हैं, और इसको और आगे लेके चलते हो सकता है। वहाँ पर वॉल्यूम सेम है, तो आप बताओगे 1000 कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम कैंसिल होगा। अगर वॉल्यूम सेम है तो आपका मिल जाएगा W1 अपान M1 बराबर W2 अपान M2 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया वहाँ पर? तो कहने का मतलब दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो आइसोटोनिक में भी क्वेश्चंस बनते हैं, लगभग आपको ज़्यादा क्वेश्चन आइसोटोनिक से ही मिलता है। समझ में आया सबको यहाँ पर? चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं। ठीक है, कहा गया अभी तक मैंने आपको यही बताया था, ठीक है, हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, तभी मैंने आपको बताया था अगर कुछ कंडीशन को फॉलो किया जाए तो एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ बराबर हो जाएगा कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के, ऐसा होता है। ठीक है, फिर बताया गया कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ देखी गई जहाँ पर ये नहीं दिख रहा था,
ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा था, ये दोनों बराबर नहीं हो रहे थे। फिर मैंने कहा कि अगर बराबर नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा था, जो कंडीशन हम लोग बोले थे वो कंडीशन वहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है। बताइए क्या, जब तक वो कंडीशन मैंने आपको जो बताया था, डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेटेड के बराबर थी। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, वो बराबर नहीं है। अब पता क्यों नहीं बराबर हुआ, इस बार जो हमारा सोल्यूट यूज़ किया जा रहा है वो कैसे हैं, वहाँ पर वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वाटर में जाने के बाद वो क्या हो सकता है, वो टूट भी सकते हैं और वो जुड़ भी सकते हैं। वहाँ पर एसोसिएशन भी हो सकता है, वहाँ पर डिसोसिएशन भी हो सकता है। दो प्रोसेस हो रहा है। पहले क्या होता था, जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर से हम लोग डालते थे वहाँ पर सोल्यूशन में, ठीक है, उतना ही सोल्यूशन में जाने के बाद भी रहता था। लेकिन अब क्या हो जाता है, अगर हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वहाँ पर एसोसिएशन का और डिसोसिएशन का। तो कहने का मतलब जब वहाँ पर अब जाकर के पार्टिकल के नंबर कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ केवल एक बात पर डिपेंड करता है, वो क्या होता था, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में सोल्यूशन में जाने के बाद बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। केवल नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो जाता था, जितना पहले रहता था और सोल्यूशन में जाने के बाद भी उतना रहता था, इसलिए कहा जाता था वहाँ पर दोनों वैल्यू सेम आती थी। लेकिन अब वहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, अब वहाँ पर एबनॉर्मेलिटीज आ रहा है। वो किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि आप इसमें सोल्यूट जो यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। अब वहाँ पर पार्टिकल के नंबर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, वहाँ पर एसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन, उस बेसिस को बताने के लिए यहाँ पर बताया गया एक वांट ऑफ फैक्टर। कहा गया वांट ऑफ फैक्टर ने ये बताया, ध्यान देना, कहा गया कि अब भी हम एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बराबर कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, बस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, यहाँ पर ये बताया गया अब भी बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, तब जाकर के यहाँ पर हिसाब फिर से बराबर हो जाएगा। इस आई को हम लोग क्या कहते हैं, पहले वैसे ही बराबर हो जाता था, ध्यान देना, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग, कहा गया एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेटेड के बराबर हो जाएगा अगर आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आई जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। और बताएगा आई आपका क्या हो सकता है, अब आप उसको हम लोग क्या करते हैं, एक की तुलना में वहाँ पर कंपेरिजन करेंगे, वहाँ पर एक से ज़्यादा हो सकता है या फिर एक से कम। बताया गया अगर इलेक्ट्रोलाइट वाटर या फिर जो भी सॉल्वेंट है उसमें जाने के बाद डिसोसिएट कर रहा है तो वहाँ पर आई की वैल्यू जो कुछ भी होगी वो क्या हो जाएगी, एक से ज़्यादा होगा। कभी अगर कह दिया जाए आई की वैल्यू अगर आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मतलब कि वहाँ पर सोल्यूशन में क्या हो रहा था, डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। बताया कि अगर लेस देन 1, एक से कम वैल्यू आ रही है, एक से छोटी वैल्यू आ रही, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जाने के बाद क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एसोसिएट हो रहे हैं। हमने वहाँ पर 4 मॉलिक्यूल डाला, पता चला सोल्यूशन में जाने के बाद केवल 2 ही नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है, एसोसिएशन हो रहा है। फिर बताया गया आई की वैल्यू 1 कब होती है, आप बताओगे, अभी जो केस हम लोग पढ़ के आ रहे थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, वहाँ पर आई की वैल्यू 1 होती थी, इसलिए वहाँ पर जब 1 आ गया तो डायरेक्ट हम लोग यही कहते थे एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड के बराबर हो जाता है, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई की वैल्यू 1 हो जाती है। फिर बताया कि आई की वैल्यू को कैसे निकाला जाए, अगर आपको कॉलिगेटिव और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे दी जाए क्वेश्चंस में, कहा गया वहाँ पर निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो एक्सपेरिमेंट से पता चला और जो आप कैलकुलेट करके लाए, दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं प्रॉपर्टीज को, तब आई की वैल्यू आएगी। अगर आपको वहाँ पर कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट दिया जाए तो याद रखना है यहाँ पर कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर करना है और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट को नीचे करना है, ठीक है। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में एक्सपेरिमेंटल अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट दिया जाए कैलकुलेटेड वाले का एक्सपेरिमेंट का, तो आप बताओगे कैलकुलेटेड अपॉन एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा, तब वहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है इस रिलेशन में। वो क्यों आ जाता है, क्योंकि आप सोल्यूट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वांट ऑफ फैक्टर से जुड़ा हुआ, तब हम लोग यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर के बारे में थोड़ा सा और सीखते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर आई को कैलकुलेट करना चाहते हैं और यहाँ पर हम लोग 2 केस बनाते हैं। एक ऐसा केस जहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, एक ऐसा केस जहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ वांट ऑफ फैक्टर आई का रिलेशन लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, अगर इन केस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन डिसोसिएशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज गिवन, तो याद रखना यहाँ पर क्या रिलेशन आ जाता है, याद रखना यहाँ पर अल्फा बराबर i-1 अपॉन n-1, एक सिंपल सा तरीका, ठीक है। इस फॉर्मूले को बहुत ही तरीके से सब याद करते हैं, केवल एक ही याद करना, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन मत पैदा करना। एक सिंपल सा है i-1 n-1, अल्फा बराबर i-1 अपॉन n-1। अगर n की बात करते हैं, n क्या हो जाता है, बताया गया जब कहीं पर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है उस दौरान
कितने इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक मोल के द्वारा, उसी को कहा जाता है एन। जिसे बताया गया नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर एक मोल या फिर एक मॉलिक्यूल लेकर के चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, उसकी वजह से कितने आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं यहाँ पर एन कहा जाता है। ठीक है, और एक केस याद रखना है यहाँ पर, अगर कल को कह दिया जाए कहीं पर 100% डिसोसिएशन हो रहा है, 100% डिसोसिएशन, और आपको पता है यहाँ पर 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को 1 रखोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप बताओगे n बराबर i का आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू इधर चली जाएगी, 1 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और n बराबर i हो जाता है। तो कहीं पर भी अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो वहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो i के बराबर हो जाएगी, या फिर जो i की वैल्यू है वो किसके हो जाती है, n के बराबर हो जाती है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं n की वैल्यू के बारे में, जैसे HCl की बात करते हैं, आपको होता है अगर इसको वाटर में डालेंगे H+ और Cl-, कितने आयन बन गए, दो आयन, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ऐसे यहाँ पर H+ Br-, तो यहाँ पर कितने आयन्स बनेंगे, एक H+ और एक Br-, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं CaCl2 की, ठीक है, यहाँ पर बताओगे Ca2+ और 2 Cl-, तो 2 Cl- और एक Ca2+, टोटल कितने आयन हो गए 3, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं AlCl3 की, अब बताओगे Al3+ और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl3Cl-, 3 1 4, तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 हो जाती है। तो n की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, मैंने वहाँ पर आपको बताया। एक चीज़ याद रखना, जब 100% की बात करते हैं, ठीक है, 100% डिसोसिएशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर n क्या हो जाएगा, i के बराबर हो जाता है। चलिए बात करते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन में डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा गिवन। जब आपको डिग्री ऑफ अल्फा एसोसिएशन के बारे में दिया गया, देखो सेम टाइप का फॉर्मूला, यहाँ पर i-1 था अपान n-1, यहाँ पर भी क्या i-1, बस यहाँ पर क्या हुआ, चूंकि सेम तो हो नहीं सकता है, एसोसिएशन का केस है, n-1 की यहाँ पर 1 अपान n-1 कहा गया। ध्यान रखना है यहाँ पर n-1 नहीं, वहाँ पर 1 अपान n-1 किया गया एसोसिएशन के केस में। और बताया गया n क्या बताएगा, डाइमराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है 2 लोग मिलकर के एक डाइमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर वहाँ पर ट्राइमर बन रहा है कोई, तो वहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाती है। और यहाँ पर भी हमसे कह दिया जाए फॉर 100% एसोसिएशन, इसका मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। याद रखना, अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, और अल्फा बराबर 1 हो जाएगा तो i बराबर किसके हो जाएगा, 1 अपान n के हो जाता है। समझ में आया सबको? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। सब ज़्यादा क्वेश्चन खास करके डिसोसिएशन पे पूछा जाता है, लेकिन फॉर्मूला आपको दोनों पता होना चाहिए, अल्फा का i के साथ क्या रिलेशन होता है। समझ में आया सबको? चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रिलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हेन सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अगर हमारा सॉल्यूट, अभी तक हम लोग लेके चल रहे थे जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग डिराइव किए थे, जो भी चल रहा था वहाँ पर ये बातें चल रही थी कि जो भी हमारा यहाँ पर है इलेक्ट्रोलाइट्स वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा यहाँ पर है सॉल्यूट, वो क्या है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट्स, उस केस में क्या था, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स था। तो इस कंडीशन में हम लोग बात करते थे P0 - PS अपान, यहाँ पर आप बताओगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर XA के डायरेक्टली XA के बराबर हो जाता था। ठीक है, फॉर्मूला ये बन जाता था। ऐसे यहाँ पर हम लोग बात करते थे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट KB/m आता था, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट KF/m आता था, और हम लोग बात करते थे पाई बराबर CRT आता था। लेकिन अगर यहाँ पर, ठीक है, ये तब इक्वल होते थे, इस साइड इस वाली वैल्यू तब बराबर होती थी, कैलकुलेटेड और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तब बराबर होती थी जब वहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लेके चलते थे। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स लेके चलते हैं तो उस कंडीशन में P0 - PS अपान P0 किसके बराबर हो जाएगा, आप बताओगे I/m XA के हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ वही फॉर्मूला लगेगा, बस क्या करना है, I से मल्टीप्लाई कर देना है। याद रखना क्या करना था, वहाँ पर I से मल्टीप्लाई कर देना है। P0 - PS अपान P0 था, यहाँ पर सब कुछ यही फॉर्मूला, I से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इलेक्ट्रोलाइट का केस होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है, अपान यहाँ पर 1000 कहा गया। मोलैरिटी के साथ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपान 1000 हो जाता था। ठीक है, ऐसा रिलेशन आता है। I से मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन से केस में, जब हमारा सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स हो। ऐसे यहाँ पर बात करते हैं, ये सेकंड वाला केस, ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाले की बात करते हैं, डेल्टा TB बराबर यहाँ पर क्या होता है, KB/m होता था, I/KB/m हो जाएगा। याद रखना, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़े हो सब में I से मल्टीप्लाई करके ही आप फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
मायने रखता है, क्योंकि सब भूल जाते हैं आई के। आई को अगर आप भूल गए तो आपका आंसर वहाँ पर नहीं आएगा अगर वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स दिया गया है। इसीलिए बताया गया आई के साथ याद रखना, अगर वहाँ पर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे टी एफ बराबर के एफ इंटू एम हो जाता है, तो डेल्टा टी एफ बराबर आप बताओगे आई इंटू के एफ इंटू एम। जो भी फॉर्मूला है आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बताओगे ये कब हो जाएगा, जब हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं कौन सा केस, आप बताओगे जब इलेक्ट्रोलाइट्स लेके चलते हैं, डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान यहाँ पर एम ए इंटू डब्ल्यू बी आ जाता है। समझ में आया सबको? ऐसे फोर्थ वाला केस, ये क्या हुआ आपका यहाँ पर फोर्थ नंबर का ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर सी आर टी होता था, अगर यहाँ पर क्या लिखेंगे आई सी आर टी। आइसोटोनिक सोल्यूशन में मैंने बताया था पाई 1 बराबर पाई 2 होता था, C1 RT बराबर C2 RT हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको क्या करना है आई आई, ठीक है, यहाँ पर भी आई से गुणा करना है, यहाँ से भी आई से गुणा करना है, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई। तो कहने का मतलब सेम वही फॉर्मूला होगा, बस क्या करते हैं सारे फॉर्मूले में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए केस आ जाएगा। और हमेशा याद रखना, आप केवल फॉर्मूला यही याद रखना हमेशा, ठीक है। आपको अगर याद करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला तो हमेशा आई के साथ ही याद रखना। अगर आप ये वाला याद करोगे, इसमें हो सकता है आप उस समय क्वेश्चन करते समय आई को भूल जाओ, इसीलिए याद रखना है क्या, आपको हमेशा ये रखना है अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यूज हुआ है तो इसकी वैल्यू तो 1 हो ही जाएगी, नहीं तो क्या हो जाएगा आई की वैल्यू को हम लोग क्या करते थे, मैंने आपको बताया था तरीका, हो सकता है वहाँ पर डायरेक्टली दे दिया जाए या फिर अल्फा के साथ रिलेशन में हम लोग वहाँ पर आई की वैल्यू को निकाल सकते थे। समझ में आया सबको? यहाँ पर अगर वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स लेके चलते हैं तो फॉर्मूला कैसे बन जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगर कोई भी आपका सोल्यूशन है, ठीक है, कोई भी आपका सोल्यूशन है तो वहाँ पर हमसे पूछा जाए, ठीक है, अगर उस सोल्यूशन की आई इंटू सी की वैल्यू, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर के साथ कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, आई इंटू सी की वैल्यू या फिर आई इंटू डब्ल्यू ए अपन